हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गॉगल गुरु ऑडियो बुक्स चैनल पर। आप सुन रहे हैं मिशन प्राइम मिनिस्टर का एपिसोड नंबर 3। अनजाने में जगमोहन अख्तर आलम के अहम ठिकाने पर आ पहुंचा था। यहां ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं था। जो कुछ उसने देख सुन लिया था वो काफी था। इस मामले को देवराज चौहान ने देखना था। वो देवराज चौहान को बताना चाहता था कि यहाँ क्या चल रहा है। हो सकता है यहाँ और भी कोई काम की चीजें हों, परंतु उसके यहाँ ज्यादा देर रहने में दो बातें हो सकती थी और वो दोनों ही ठीक नहीं थी। एक तो ये कि वो इन लोगों की निगाहों में आ सकता था। यहाँ ज्यादा लोग थे, वो अकेला था। अगर मुकाबला ना कर सका, जो कि संभव था, तो इन लोगों ने उसे तुरंत शूट कर देना है। दूसरी बात, अगर वो यहां से भाग निकलता है तो तब भी ये लोग यहां नहीं रहेंगे और फौरन ठिकाना खाली कर देंगे, मतलब कि हाथ से निकल जाएंगे। इस वक्त सबसे बेहतर यही बात थी कि वो चुपके से यहां से निकल जाए। जगमोहन रिवॉल्वर थामे पलटा। नजर सीधी सामने वाली गैलरी में पड़ी। वो खाली थी। बिना देर किए जगमोहन ने दबे पांव वापसी के लिए कदम उठा लिए। इस गैलरी से निकलकर वो मुख्य गैलरी में पहुंचा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ते चले गए। वो ठिगना या बोलेरो लाने वाला अभी तक नहीं दिखे थे। स्पष्ट था कि वो किसी अन्य कमरे में थे। जगमोहन दरवाजे पर 2 पलों के लिए ठिठका और बाहर झांका। रहमान और अब्दुल अभी तक कारों में लगे दिखे। जगमोहन ने देर नहीं की, बाहर निकला और लंबे लंबे कदम उठाता उस गाड़ी की ओट में जा पहुंचा जहां वो पहले छिपा था। जगमोहन ने ऊपर वाले को धन्यवाद दिया कि वो किसी की नजरों में नहीं आया, लेकिन अभी एक पड़ाव और बाकी था। यहां से दीवार तक पहुंचना और फांद कर बाहर निकलना। जगमोहन ने रिवॉल्वर जेब में रखी और कामों में व्यस्त अब्दुल रहमान की तरफ देखा। दोनों अपने कामों में लगे पड़े थे। रहमान तो अपने हिस्से की कार का बोनट बंद कर चुका था और अब कार पर कपड़ा मार रहा था। तभी रहमान की आवाज आई, तेरे को कितनी देर है? बस हो गया, अब्दुल ने कहा। जल्दी कर, खाना खा ले, 2 कारें और आने वाली है। जगमोहन गाड़ी की ओर से निकला और दबे पांव दीवार की तरफ भागता चला गया। नजरें उन दोनों की तरफ थी। किस्मत जगमोहन के साथ रही। उन दोनों की निगाह उस पर नहीं पड़ सकी और जगमोहन सकुशल दीवार फांदकर उस इमारत से बाहर निकल चुका था। जगमोहन ने चैन की मील लंबी सांस ली। आसपास नजरें घुमाई। हर तरफ अंधेरा था। सामने सड़क पर से गाड़ियां आ जा रही थी। जगमोहन तेज तेज कदम उठाकर वहां से कुछ आगे गया। उसकी कार अब सड़क पार करके सामने फुटपाथ पर चढ़ी नजर आई। यही उसने कार पार्क की थी। जगमोहन ने तुरंत फोन निकाला और देवराज चौहान का नंबर मिलाया। कहो। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। मेरी बात सुनो, मैं जगमोहन ने कहना चाहा। अभी अभी दीवार फलांग कर तुम इस इमारत से बाहर आए हो? उधर से देवराज चौहान ने कहा। क्या? जगमोहन चौंका। नजरें इधर उधर गई। तुम यहां हो? इसका मतलब वो तुम ही हो। आ जाओ, मैं 5 मिनट पहले ही यहां पहुंचा हूं और तुम्हारी कार में बैठा हूं। जगमोहन ने तुरंत फोन कर बंद करके जेब में रखा और सड़क पार करता हुआ अपनी कार के पास जा पहुंचा। देवराज चौहान सिगरेट सुलगाए पीछे वाली सीट पर बैठा था। जगमोहन कार का दरवाजा खोलकर भीतर आ बैठा। तुम्हारी कार कहाँ है? जगमोहन ने पूछा। उधर। देवराज चौहान ने एक तरफ इशारा किया। मैंने सोचा तुम इस इमारत के भीतर जा रहे हो तो कहीं तुम्हें मेरी जरूरत न पड़ जाए, इसीलिए आ गया, पर तुम बहुत जल्दी बाहर आ गए। 1 घंटा भीतर लग गया। इसके साथ ही जगमोहन ने भीतर के हालात सब कुछ बताया। सब कुछ सुनने के बाद देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। तो उत्तम पाले अख्तर आलम का शूटर है, देवराज चौहान कह उठा। वो ही प्रधानमंत्री को शूट करेगा। इस वक्त वो इस काम के वास्ते गन का चुनाव कर रहा है। जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। अख्तर अपनी योजना को आगे बढ़ाता जा रहा है। उसके इरादे पक्के हैं। देवराज चौहान ने कश लिया, परंतु खामोश रहा। हमें यहाँ की खबर सूरीराम मार्कंडे को दे देनी चाहिए, जगमोहन ने कहा। उससे कोई फायदा ना होगा। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। क्या मतलब? पुलिस यहाँ रेड करके इन लोगों को गिरफ्तार कर लेगी। उसके बाद क्या अख्तर का काम रुक जाएगा? देवराज चौहान ने स्थिर स्वर में कहा। कभी नहीं रुकेगा। अख्तर आलम अपना काम पूरा करके ही रहेगा।
उत्तम पाले उसके हाथ से निकल गया तो वो किसी और शूटर के हवाले ये काम कर देगा, उसकी योजना नहीं रुकेगी। वो अपनी प्लानिंग कर चुका है कि कैसे वो प्रधानमंत्री की हत्या करेगा। हमें भी अख्तर के साथ प्लानिंग से चलना होगा। वो कैसे? हम अख्तर का सिर्फ यही ठिकाना जानते हैं। इंस्पेक्टर मार्कंडे को अभी यहाँ के बारे में बताने का कोई फायदा नहीं है। जब तक कि हमें अख्तर के और खास ठिकानों का पता नहीं चल जाता, हम यहाँ की निगरानी करेंगे। जो लोग यहाँ आते हैं या जो बाहर जाते हैं, उनके पीछे जा जाकर देखेंगे कि वे कहाँ कहाँ जाते हैं। वो शेख या उत्तम पाले भी तो यहाँ से बाहर निकलेंगे, जगमोहन ने कहा। हाँ, हम उनके पीछे जाएंगे, नजर रखेंगे उन पर। इस तरह अख्तर के दूसरे ठिकानों का पता हमें चल जाएगा। हमने पहले भी तो अख्तर की उन जगहों के बारे में पता किया था जहां जहां वो उन 2 दिनों में गया था। उन जगहों की लिस्ट इंस्पेक्टर मार्कंडे को दी थी, तो इस बारे में उसने क्या किया? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। इस बारे में मेरी मार्कंडे से बात नहीं हुई, अभी बात करता हूं, कहने के साथ ही देवराज चौहान ने इंस्पेक्टर मार्कंडे को फोन किया। जगमोहन ने गर्दन घुमाकर उस पीली इमारत की तरफ देखा। वहां सब शांत ही दिखा। 2 बार मिलाने पर फोन लगा और कई बार बेल बजने पर कॉल रिसीव की गई। हेलो, इंस्पेक्टर सूरीराम मार्कंडे की आवाज कानों में पड़ी। आवाज में थकान के भाव थे। मैं देवराज चौहान। कहो कहो, मामला आगे बढ़ा? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, सोहराब शायद ज्यादा कुछ नहीं जानता। उसका जो हाल किया गया है उसके बाद तो वो सब बता देता। उसे अख्तर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वो एक ही ठिकाना जानता था जहां वो काम करता था। अख्तर के साथियों के बारे में भी उसे कुछ नहीं पता कि वो किन किन लोगों से मिला करता था, कौन लोग उससे मिलने आते थे। सारी भागदौड़ में मेरा बुरा हाल हो गया। कोई सफलता मिलती तो तब थकान का एहसास नहीं होता। मैंने तुम्हें उन जगहों की लिस्ट दी थी जहां 2 दिनों में अख्तर गया था, देवराज चौहान ने कहा। कोई फायदा नहीं हुआ, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी लिस्ट सही थी। अख्तर की आवाज आई। क्या मतलब? मैंने 4-4 लोगों की टीमें बनाकर उन्हें उन सब जगहों पर भेजा। एक ही वक्त में उन सब जगहों पर छापा मारा गया। करीब 8 बजे यह सब किया गया, लेकिन वे सारी जगह खाली मिली। खाली मिली? हाँ, वहां कोई नहीं था। पूछने पर पता चला कि उन अधिकतर जगहों से शाम को आनन फानन सामान ले जाया गया, यानी कि वो लोग जगह खाली करके खिसक गए। हर जगह पर ताला लगा मिला। मेरी टीमों ने मेरे आदेश पर तालों को तोड़ा तो भीतर हर जगह खाली मिला। हैरानी है, देवराज चौहान के होठों से निकला। मेरी मेहनत का मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। मैंने इस पर तुमसे ज्यादा मेहनत की थी। मुझे ज्यादा दुख हो रहा है खाली रह जाने का। अख्तर आलम को पता नहीं चल सकता था कि मैं क्या करने वाला हूं, उधर से मार्कंडे ने कहा। बात पता लगने की नहीं है, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि अख्तर का दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। वो पहले ही दूर की सोच लेता है। जब वो समझा कि उसके मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जा रहा है, तो वो ये भी समझ गया कि उस पर नजर रखते हुए मैंने उन जगहों को भी देख लिया है जहां जहां वो गया। ऐसे में सावधानी के नाते उसने तुरंत उन सब जगहों को खाली करा दिया जहां वो बीते 3-4 दिन में गया होगा। क्या वो जगह उसकी थी? दूसरी तरफ से मार्कंडे ने पूछा। उसकी हो या ना हो, पर वो सब जगह उसने खाली करा दी, देवराज चौहान ने कहा। हमारे हाथ खाली रह गए। देवराज चौहान ने पीली इमारत की तरफ नजर मारकर कहा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या तुम्हारे पास अभी भी अख्तर का कोई सुराग है? कह नहीं सकता, मैं खुद अंधेरे में हूं। देवराज चौहान का स्वर शांत था। कोई बात हो तो मुझे बताना, जरूर तुम्हें फोन करूंगा, देवराज चौहान ने कहा। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और क्यों इतनी ज्यादा उत्सुकता दिखा रहे हो इस मामले में। जवाब में देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। निगरानी करने के लिए हम इंस्पेक्टर मार्कंडे की सहायता ले सकते हैं, जगमोहन कह उठा। जगमोहन ने कहा, ले सकते हैं, परंतु ये काम हम ही कर लेंगे। उन जगहों के बारे में मार्कंडे ने क्या कहा? वो सब जगह मार्कंडे को खाली मिली। बहुत तेजी से काम किया अख्तर ने, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। वो हमसे 2 कदम आगे चल रहा है। तभी इन्हें एक कार पीली इमारत के फाटक पर पहुंचकर रुकती दिखी। उसकी हेडलाइट की रोशनी में फाटक चमक रहा था। दोनों की निगाहें वहीं टिकी थी। ये कार मरम्मत के लिए आई होगी। 2 कारों ने ठीक होने आना था यहाँ, जगमोहन ने कहा। मिनट भर बाद फाटक खोला गया। फाटक खोलने वाला ठिगना ही था, जो कि हेडलाइट की रोशनी में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मेरे ख्याल में यह ठिगना इस इमारत का रखवाला है, जगमोहन ने कहा। कार भीतर चली गई। फाटक बंद हो गया। भीतर कितने लोग होंगे?
देवराज चौहान ने पूछा। भीतर। जगमोहन सोच भरे स्वर में कह उठा, अब 8 हैं जिनका मुझे पता है। इन 8 के अलावा और लोग भी हो सकते हैं जिन्हें मैंने देखा नहीं है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या भीतर जाने का इरादा है? नहीं, भीतर जाने का कोई फायदा नहीं, नजर रखना ही ठीक है, देवराज चौहान ने कहा। आधे घंटे बाद एक और कार वहां पहुंची। उसी ठिकाने ने फाटक खोला था। कार भीतर चली गई, फाटक बंद हो गया। तुमने डिनर लिया? जगमोहन ने पूछा। नहीं, मैंने भी नहीं लिया, जगमोहन ने कहा। आज रात हम कुछ खा नहीं पाएंगे, दोनों का यहाँ रहना जरूरी है, देवराज चौहान बोला। जगमोहन की नजर उस पीली इमारत पर टिकी थी। भीतर रोशनियां हो रही थी। तभी देवराज चौहान का फोन बज उठा। देवराज चौहान ने स्क्रीन पर आए नंबर पर नजर मारी, फिर बात की। हेलो देवराज चौहान, ये अख्तर आलम की आवाज थी। मजे कर रहे होंगे तुम तो। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी, वो सतर्क सा दिखने लगा। अख्तर आलम, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। जगमोहन ने चौंक कर देवराज चौहान को देखा, फिर नजरें वापस पीली इमारत की तरफ घुमा ली, परंतु कान देवराज चौहान की आवाज पर लगे थे। अख्तर का फोन आना हैरानी का विषय था। मेरी आवाज सुनकर विश्वास नहीं आ रहा होगा तुम्हें कि मैंने तुम्हें फोन किया है। पुनः अख्तर की आवाज कानों में पड़ी। मुझे विश्वास है कि मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। देवराज चौहान का स्वर सामान्य था। जो भी हो, तुमसे बात करके मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे तुम खूब चालाक हो, मेरा नंबर ट्रेस करने पर लगवा दिया। इस तरह मेरी लोकेशन जानते रहे और मुझ तक पहुंच गए। दिमाग का बखूबी इस्तेमाल किया तुमने। तुम बच गए, देवराज चौहान बोला। मैं जानता हूं कि मैं बच गया, क्योंकि ऐन वक्त पर मुझे तुम्हारी हरकत का पता चल गया था, वरना तुम तो मेरा बिस्तरा गोल कर देते। तुमने तो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर मार्कंडे को मेरे पीछे लगवा दिया, लेकिन कोई फायदा ना होगा। मुझ तक कोई भी ना पहुंच सकता है, कोई भी मेरा कुछ ना बिगाड़ सकता है। अख्तर के आने वाले स्वर में भरपूर कठोरता थी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकूं। वहम में नहीं रहना। मैंने तुम्हारे लिए आदमी छोड़ रखे हैं, वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम उन्हें नजर आ गए तो तुम आईएसआई के इशारे पर प्रधानमंत्री की हत्या करने की सोच रहे हो। मैं तुम्हें रोक कर रहूंगा कि तुम क्या रोकोगे? जरा प्रधानमंत्री को मुंबई तो पहुंचने दो। देवराज चौहान के होंठ बिछ गए। मेरे पास एक बात के अलावा हर बात का जवाब है। उस एक बात का जवाब तुम ही दे सकते हो। कौन सी बात? तुम कौन हो? क्यों मेरे मामले में दिलचस्पी ले रहे हो? मैं एक हिंदुस्तानी हूं। वो तो मैं भी हूं, पर तुम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे हो। मैंने पूछा है कि तुम कौन हो। उधर से अख्तर आलम ने शब्दों को चबाकर पूछा, तुम किस हैसियत से मेरे काम में दखल दे रहे हो? इतना तो स्पष्ट है कि तुम कोई शरीफ आदमी नहीं हो। कैसे जाना कि मैं शरीफ आदमी नहीं हूं? देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। कोई भी शरीफ आदमी इस तरह का पंगा खड़ा नहीं करेगा जैसा कि तुम कर रहे हो मेरे साथ। इतना याद रखो कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। तुमने बताया नहीं कि तुम कौन। अभी वक्त नहीं आया यह बताने का। वक्त आया तो बिना पूछे ही बता दूंगा। तुम कभी भी मारे जा सकते हो। जिस नंबर से तुम्हें फोन कर रहा हूं, यह नंबर राह चलते व्यक्ति से छीना गया है। मतलब कि इसके बाद तुम कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे और तुमसे बात करके इस नंबर को बेकार कर दूंगा। तुम मुझे ढूंढने में वक्त खराब ना करो, इसलिए तुम्हें यह बात। मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। उधर से अख्तर ने फोन बंद कर दिया था। देवराज चौहान ने फोन कान से हटाया तो जगमोहन ने उसे देखा। क्या कह रहा था? वो परेशान है कि मैं उसके मामले में क्यों दखल दे रहा हूं। देवराज चौहान ने कहा, उसका फोन नंबर तुम्हारे फोन में आ गया। वो इतना बेवकूफ नहीं है कि अपने फोन से या अपने किसी आदमी के फोन से कॉल करेगा। वैसे उसने कह दिया है कि जिस नंबर से वो बात कर रहा है वो किसी राहगीर से छीना है और बात करके नंबर को बेकार कर देगा। वो ये जानने को उतावला हो रहा है कि तुम कौन हो, जगमोहन बोला। हाँ, अगर उसे पता होता कि हमें उत्तम पाले का पता चल गया है जो उसकी प्लानिंग के तहत प्रधानमंत्री का निशाना लेगा तो उसकी क्या हालत होती। अगर उसे पता चल जाता कि हमें। वो देखो, देवराज चौहान की निगाह पीली इमारत पर थी। फाटक खुल रहा है। जगमोहन की गर्दन फौरन घूमी। दोनों सतर्क हो चुके थे। फाटक खुल गया। भीतर से कोई गाड़ी बाहर आ रही थी। हेडलाइटें चमक रही थी। ये तो वो गाड़ी है जिसकी ओट में मैं छिपा था, जगमोहन बोला। पीछा करो। देवराज चौहान कार का दरवाजा खोलता क्या उठा, मैं उतर रहा हूं। जगमोहन भी पीछे की सीट से निकला और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। वो गाड़ी फाटक से बाहर आकर सड़क पर आगे बढ़ गई थी। मिनट भर बाद जगमोहन की कार उसके पीछे लग चुकी थी। देवराज चौहान सड़क किनारे खड़ा रहा, फिर अपनी कार को देखा जो कि कुछ दूरी पर थी। वहां से पीली इमारत पर नजर रखना थोड़ा कठिन था।
फासला ज्यादा हो गया था। ऐसे में देवराज चौहान अपनी कार को उसी जगह पर ले आया जहां जगमोहन ने कार खड़ी कर रखी थी और भीतर बैठकर पीली इमारत पर नजर रखने लगा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा रखी थी। नजरें पीली इमारत पर ही थी जो कि यहां से कोई 200 फीट दूर सड़क पर स्थित थी। तभी जगमोहन का फोन आया। कहो। देवराज चौहान ने कॉल रिसीव की। यह शेख है जिससे उत्तम पाले बात कर रहा था। मैंने इसका चेहरा देख लिया है, इधर से जगमोहन ने कहा। सावधानी से पीछा करो और देखो कहां जाता। कहते कहते देवराज चौहान की निगाह पीली इमारत के फाटक पर जा टिकी जो कि खुलता दिख रहा था। तभी जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। कहते कहते चुप क्यों हो गए? उस इमारत का फाटक खुल गया है, देवराज चौहान ने कहा। ओ, इतनी जल्दी? कम से कम वो 2 कारें तो बाहर नहीं आएंगी जो ठीक होने आई है। भीतर और कितनी कारें? 3। उधर से फौरन जगमोहन ने कहा। एक नीली कार थी, एक गाढ़े से रंग की और एक पर शेख है इस वक्त। उसी पल देवराज चौहान ने नीली कार को बाहर निकलते देखा। नीली कार बाहर निकली है। देवराज चौहान ने अपनी कार स्टार्ट करते हुए कहा। भीतर कौन है? कह नहीं सकता, पर ड्राइविंग सीट पर एक ही व्यक्ति मौजूद है, फिर बात करेंगे। कहने के साथ ही फोन बंद करके देवराज चौहान ने कार को बैक किया और सड़क पर आगे बढ़ा दिया। वो नीली कार भी सड़क पर आ चुकी थी। पर्याप्त फासला रखकर देवराज चौहान नीली कार का पीछा करने लगा। रात के 11 बज रहे थे। सड़कों पर पर्याप्त वाहन थे। नीली कार और देवराज चौहान की कार के बीच 5-6 कारें थी। धीरे धीरे देवराज चौहान फासला कम करने की कोशिश करने लगा। वो देख लेना चाहता था कि कार को उत्तम पाले तो ड्राइव नहीं कर रहा। देवराज चौहान को इस बात की आशा ज्यादा थी कि कार में उत्तम पाले हो सकता है, क्योंकि जगमोहन ने बताया था कि उत्तम पाले और शेख आपस में बातें कर रहे थे। शेख अब कार पर वहां से बाहर निकल आया था। उसके बाद नीली कार निकली, जिस वजह से संभावना ज्यादा थी कि उसमें उत्तम पाले हो सकता है। मतलब कि शेख नाम का वो व्यक्ति और उत्तम पाले यहाँ इकट्ठे हुए थे गन के मसले पर बात करने के लिए, गन का चुनाव करने के लिए। उसके बाद दोनों अलग हो गए थे। देवराज चौहान 2 कारें पार करके नीली कार के कुछ करीब आया। नीली कार सामान्य गति से चल रही थी। अब नीली कार में और देवराज चौहान की कार के बीच 2 कारें थी। पीछा जारी था। देवराज चौहान सोच रहा था कि अगर नीली कार में उत्तम पाले है तो उसे सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि उत्तम पाले उसे पहचानता है। अगर उसने देख लिया तो फरार होने की पूरी कोशिश करेगा, जबकि देवराज चौहान उत्तम पाले का पीछा करके अख्तर का कोई खास ठिकाना देख लेना चाहता था। क्या पता वो इस वक्त अख्तर के पास ही जा रहा हो। तभी लाल बत्ती आ गई। वाहन रुकने लगे। देवराज चौहान ने भी कार की रफ्तार धीमी करते हुए कार रोक दी, परंतु उसकी कार नीली कार के पीछे न रुककर बाईं तरफ कुछ आगे जा रुकी थी, यानी कि साइड की दृष्टि से वो नीली कार के भीतर ज्यादा देख सकता था। ड्राइविंग सीट पर उसे एक ही व्यक्ति बैठा दिखा। इस वक्त उसके चेहरे पर अंधेरे की परछाई मौजूद थी। देवराज चौहान को लगा कि वो उत्तम पाले हो सकता है, लेकिन यकीन नहीं था। कुछ मिनट बाद ग्रीन लाइट हुई तो वाहन आगे बढ़े। कार आगे बढ़ाते देवराज चौहान की निगाह नीली कार पर थी कि उसी पल सामने की तरफ से आते वाहनों की तेज रोशनियां नीली कार पर पड़ी तो उत्तम पाले का चेहरा चमक उठा। वो ही नीली कार चला रहा था। देवराज चौहान के होठ भिज गए। लाल बत्ती छूटने पर वाहनों ने रफ्तार पकड़ ली थी। देवराज चौहान अब और भी सावधानी से उत्तम पाले का पीछा करने लगा था। उसे आशा नहीं थी कि इस तरह उत्तम पाले उसकी नजरों के सामने आ जाएगा। अब देवराज चौहान इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता था। वो देख लेना चाहता था कि वो कहाँ जाता है। कहीं अख्तर आलम के पास तो नहीं जा रहा। अगर पाले अख्तर से मिलता है तो इंस्पेक्टर मारकंडे को फौरन खबर कर देगा कि अख्तर कहां पर अपने साथियों के साथ मौजूद है। 15 मिनट बीते कि देवराज चौहान ने उत्तम पाले की कार को बाईं तरफ मुड़ते देखा। देवराज चौहान ने भी कार उधर मोड़ दी। ट्रैफिक का काफी बड़ा हिस्सा इधर ही मुड़ रहा था, बाकी का सीधा जा रहा था। करीब 200 गज आगे जाकर उत्तम पाले की कार की रफ्तार कम होने लगी। देवराज चौहान ने भी कार की स्पीड कम कर ली। फिर देवराज चौहान ने पाले की कार को एक बड़े से गेट के भीतर जाते देखा। वहां पर नीले और लाल रंग का नियॉन साइन चमक रहा था, जिस पर लिखा था रौनक रेस्टोरेंट। देवराज चौहान इस रेस्टोरेंट में पहले कभी नहीं आया था। उसने भी अपनी कार को बड़े से गेट के भीतर ले लिया। भीतर रेस्टोरेंट की पार्किंग थी। पार्किंग अटेंडेंट मौजूद था। एक अटेंडेंट उत्तम पाले वाली कार को पार्क करा रहा था। एक देवराज चौहान की तरफ लपका और मुनासिब जगह कार पार्क करा दी। वहां 15-20 कारें पहले ही से मौजूद थी। देवराज चौहान ने उत्तम पाले को रेस्टोरेंट के मुख्य गेट की तरफ बढ़ते देखा। पार्किंग में पर्याप्त रोशनी थी, सब कुछ नजर आ रहा था।
देवराज चौहान उत्तम पाले को इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो जान लेना चाहता था कि उत्तम पाले यहाँ डिनर करने आया है या किसी से मिलने आया है। हालांकि इस बात का अंदेशा था कि उसके पीछे भीतर जाने पर पाले की निगाह उस पर पड़ जाती, परंतु यह खतरा उठाना जरूरी हो गया था। उत्तम पाले शीशे के प्रवेश गेट पर पहुंचा तो शीशे का दरवाजा खुद ब खुद ही एक तरफ सरक गया। उत्तम पाले भीतर चला गया। देवराज चौहान कार से निकला और तेजी से प्रवेश गेट की तरफ बढ़ गया। चंद पलों में वो भी रेस्टोरेंट के भीतर था। सामने ही लॉबी थी, चमचमाता फर्श था, शानदार सोफे रखे थे बैठने के लिए। गुंबद जैसी छत पर फानूस लटक रहा था। एक तरफ अंडाकार रिसेप्शन काउंटर था जहां एक युवक मौजूद था। ठीक सामने संगमरमर की खूबसूरत सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थी, जिनकी स्टील की गोलाकार रेलिंग थी। सीढ़ियों की शुरुआत में ही स्टैंड पर छोटा सा बोर्ड खड़ा था जिस पर बार रूम लिखा था। स्पष्ट था कि ऊपर बार रूम है। एक तरफ काले शीशे का दरवाजा था जिसके पास इसी प्रकार का रेस्टोरेंट लिखा बोर्ड खड़ा था, मतलब कि उस दरवाजे के पार डिनर का इंतजाम था। देवराज चौहान सीधा रिसेप्शन पर गया। वेलकम सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा, मेरा दोस्त अभी अभी भीतर गया है। वो ऊपर गया है या रेस्टोरेंट में? जो साहब अभी अभी आए हैं वही, वो रेस्टोरेंट में गए हैं सर। थैंक यू, देवराज चौहान ने कहा और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान उत्तम पाले को नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। क्या पता यहाँ वो अख्तर से मिलने वाला हो, परंतु रेस्टोरेंट में उत्तम पाले उसे देख सकता था। देवराज चौहान ने जेब से रुमाल निकाला और रुमाल से चेहरा साफ करने वाले अंदाज में दरवाजा धकेलते हुए रेस्टोरेंट में प्रवेश किया कि उत्तम पाले उसे देखे तो एकाएक पहचान न सके। रेस्टोरेंट में मध्यम सी रोशनी फैली थी, हल्का संगीत बज रहा था। 4 लाइनों में 8-8 टेबलें लगी थी और बाकी की खाली जगह पर गोल गोल टेबल और कुर्सियां मौजूद थी। डिनर हॉल में सजावट का भरपूर इंतजाम था। आधी टेबलें भरी हुई थी। अधिकतर परिवार वाले ही डिनर कर रहे थे। एक जगह ग्रुप में 12-14 लोग थे जिनके लिए टेबलों को जोड़ दिया गया था। 3 वेटर उन्हें डिनर सर्व करने में लगे हुए थे। मध्यम सी बातों का स्वर वहां गूंज रहा था। भीतर प्रवेश करते ही देवराज चौहान ने उत्तम पाले को देख लिया था, जो कि बीच की एक टेबल पर मौजूद था और मेन्यू देख रहा था। देवराज चौहान ने चेहरा साफ करने के अंदाज में रुमाल से अपना चेहरा छिपा सा रखा था और आगे बढ़कर एक ऐसी टेबल संभाल ली जहां से वो उत्तम पाले को नजर में रख सके और पाले उसे फौरन न देख सके। तभी देवराज चौहान ने पाले को वेटर को ऑर्डर देते देखा। देवराज चौहान ने महसूस कर लिया कि उसने पी रखी है, परंतु कंट्रोल में है। देवराज चौहान मेन्यू उठाकर यूं ही पन्ने पलटने लगा। उत्तम पाले को अब अपने मोबाइल पर बात करते देखा। वो बेहद धीमे और सहज स्वर में बात कर रहा था। उसे इस बात का पूरा ध्यान था कि वो ऐसे रेस्टोरेंट में बैठा है जहां ऊंची आवाज नहीं करनी है। वेटर देवराज चौहान के पास पहुंचा। देवराज चौहान ने डिनर वगैरह नहीं किया था। यस सर, वेटर ने पूछा। मैं तुम्हें अच्छी टिप दूंगा अगर तुम मुझे 5 मिनट में डिनर सर्व कर दो। देवराज चौहान बोला, मेरे पास वक्त कम है और मुझे 15 मिनट में यहां से निकल जाना है। मैं समझ गया सर, ऑर्डर में क्या लाऊं? जो फौरन दे सकते हो दे दो, ज्यादा सामान मत लाना, मेरे पास खाने का वक्त नहीं है, देवराज चौहान ने कहा। जी सर। इसके साथ ही वेटर चला गया। देवराज चौहान ने देखा उत्तम पाले अभी भी फोन पर बात कर रहा था। वेटर जल्दी ही देवराज चौहान को डिनर सर्व कर गया, जबकि उत्तम पाले को अभी डिनर सर्व नहीं हुआ था। देवराज चौहान ने खाना शुरू कर दिया। रह रहकर नजर उत्तम पाले पर जा रही थी और सोच रहा था कि यहाँ बैठे लोगों को क्या पता कि वो साधारण सा दिखने वाला इंसान आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री को शूट करने की कोशिश करने वाला है। अख्तर आलम ने इस काम के लिए उत्तम पाले को चुना है तो यकीनन वो बेहतरीन शूटर है। डिनर के बाद पेमेंट देने के बाद उत्तम पाले को उठते देखा देवराज चौहान ने। उत्तम पाले जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलने को था तो देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। पाले रेस्टोरेंट से बाहर निकलने वाले दरवाजे को धकेलते बाहर निकल गया तो देवराज चौहान तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे से बाहर निकला तो पाले को मेन गेट से शीशे के दरवाजे से बाहर जाते देखा। देवराज चौहान बड़े बड़े कदम उठाता शीशे के दरवाजे पर जा पहुंचा। हाथ में रुमाल आ गया था कि चेहरा पोंछने के बहाने उत्तम पाले से अपना चेहरा छिपा सके। शीशे का बड़ा सा पल्ला एक तरफ सरक गया। देवराज चौहान बाहर निकला। छिपी नजर उस तरफ मारी जहां उत्तम पाले की कार खड़ी थी। कार दिखी परंतु उत्तम पाले नहीं दिखा। एक तरफ खड़े दोनों पार्किंग अटेंडेंट भी दिखे। देवराज चौहान की नजर फौरन पार्किंग में हर तरफ घूमी। अगला ही पल बुरी तरह चौंका। वो उत्तम पाले ही था जो तेजी से दौड़ते हुए रेस्टोरेंट के बाहरी गेट से निकलकर एक और मुड़ गया था। उसी पल देवराज चौहान उसके पीछे दौड़ पड़ा। इतना तो वो समझ गया था
कि गड़बड़ हो गई है। उत्तम पाले ने उसे देख लिया है, तभी तो वो इस तरह भाग निकला। उत्तम पाले ने जब उसे देख लिया है तो फिर उसका हाथ से निकल जाना भी ठीक नहीं था। देवराज चौहान भी बाहर आ गया। उसने उत्तम पाले को सड़क के किनारे किनारे भागते देखा। देवराज चौहान उसके पीछे भागा। सड़क पर से वाहनों की कतारें निकल रही थी। हेडलाइटों की रोशनी में दोनों के दौड़ते शरीर चमक रहे थे। देवराज चौहान बहुत तेजी से दौड़ रहा था, परंतु उत्तम पाले की रफ्तार भी कम नहीं थी। देवराज चौहान ने देखा उत्तम पाले ने दौड़ते समय 2 बार पीछे मुड़कर भी देखा है। देवराज चौहान का पूरा यकीन था कि उत्तम पाले ने उसे तब देखा होगा जब वो रेस्टोरेंट में बैठा था, तभी उत्तम पाले की घूमती नजर उस पर पड़ी होगी। एकाएक उत्तम पाले सड़क का किनारा छोड़कर फुटपाथ पर चढ़ा और कुछ आगे जाकर बाईं तरफ एक गली में प्रवेश करता चला गया। देवराज चौहान भी वहां तक पहुंचकर गली में मुड़ गया। देवराज चौहान गली के मोड़ पर पहुंचा और मुड़ता हुआ गली में प्रवेश कर गया। एक सार दौड़ता जा रहा था। गली में अंधेरा था, परंतु 25 कदम आगे उत्तम पाले दौड़ता नजर आ गया। दोनों के दौड़ते कदमों की आवाजें गूंज रही थी। रात के इस वक्त गली में कोई नहीं था। दोनों में दूरी अभी कम नहीं हुई थी। उत्तम पाले पूरी ताकत से दौड़ रहा था। देवराज चौहान ने एकाएक दौड़ना और भी तेज कर दिया। तुरंत ही फासला कम होने लगा। गली सीधी जा रही थी, बीच में एक और गली बाईं तरफ मुड़ रही थी। उत्तम पाले उधर मुड़ गया था। चंद पलों बाद देवराज चौहान भी उसी तरफ मुड़ गया। अब कुछ फासला कम हो गया था। गली के दोनों तरफ मकान थे। साइडों में मकानों के सामने कारें भी खड़ी थी। 1-2 लोग टहलते दिखे, जो कि उन्हें इस प्रकार भागते पाकर साइड हो गए थे। उत्तम पाले की दौड़ने की रफ्तार कुछ कम हुई। शायद वो थकने की स्थिति में था। उनमें फासला और भी कम हो गया था। गली के छोर तक पहुंचते पहुंचते देवराज चौहान उसके सिर पर था। यह महसूस करके उत्तम पाले ने एकाएक अपनी रफ्तार तेज कर दी। आगे मोड़ था। उसे पुनः हाथ से निकलते पाकर देवराज चौहान ने हाथ आगे बढ़ाया उसे पकड़ने के लिए, परंतु उत्तम पाले एकाएक दूर होने लगा कि तभी देवराज चौहान ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर जोरों से धक्का दिया। रफ्तार से दौड़ता उत्तम पाले इस धक्के से संभल न सका। वो लंबे लंबे डग भरता जोरों से लड़खड़ाया और नीचे लुढ़कता चला गया। उसके होठों से निकली कराह देवराज चौहान ने सुनी। लुढ़क कर वो थमा। देवराज चौहान उसके सिर पर जा पहुंचा और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उत्तम पाले ने खुद को संभाला, थोड़ा उठा और बिजली की सी गति के साथ उसने देवराज चौहान की पिंडलियां थामी और जोरदार झटका दिया। सब कुछ इस तेजी से हुआ कि देवराज चौहान संभल न सका। उसके पांव उखड़ गए और वो कूले के बल नीचे जा गिरा। होठों से तीव्र कराह निकली। देवराज चौहान गिरा। तब तक उत्तम पाले उठकर खड़ा हो चुका था। खड़ा होते ही वह पलटकर दौड़ पड़ा। यह देखकर देवराज चौहान संभला और तुरंत उठकर उसके पीछे भागा। थम चुके कदमों की आवाजें पुनः उठनी शुरू हो गई। देवराज चौहान हर स्थिति में उसे पकड़ लेना चाहता था। पहली बार जब वो उत्तम पाले से मिला था तो वह सिर्फ शराबी ही लगा था, जो पी पी कर अपनी जिंदगी खराब कर रहा था। परंतु अब महसूस हो रहा था कि उत्तम पाले के बारे में उसकी सोच गलत थी। वो दक्ष निशानेबाज होने के साथ साथ दौड़ने में भी अभ्यस्त था। खुद को बचाना उसे आता था। वो एक फुर्तीला इंसान था। हत्यारे के लिए फुर्तीला होना अत्यंत आवश्यक था। वो अपने काम में परिपूर्ण था। यह गली खत्म होते ही बाहर की खुली सड़क आ गई। उत्तम पाले आगे और देवराज चौहान उसके पीछे दौड़ रहा था, लेकिन फासला 10-12 कदमों का ही था। उत्तम पाले की रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। उधर देवराज चौहान ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी तो दोनों ने करीब आ जाना था। जो भी हो, उत्तम पाले दौड़ने में देवराज चौहान का मुकाबला नहीं कर सकता था। दौड़ते रहने की भी एक सीमा होती है, उसके बाद टांगों में थकान भर जाती है। शायद यही उत्तम पाले के साथ होने लगा था। उत्तम पाले की रफ्तार जरा सी कम हुई। शायद उसकी सांस चढ़ गई थी। तभी देवराज चौहान उसके सिर पर जा पहुंचा और पीछे से कमीज का कॉलर पकड़ लिया। पाले जोर से लड़खड़ाया, लेकिन देवराज चौहान ने कमीज का कॉलर नहीं छोड़ा। गहरी उखड़ी सांसें लेता पाले थम गया। मुंह खोले वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। देवराज चौहान भी अपनी सांसों को संयम कर रहा था, परंतु अगले ही पल उत्तम पाले ने वो किया जिसकी देवराज चौहान को जरा भी आशा नहीं थी। उत्तम पाले ने अपना सिर नीचे किया और भैंसे की तरह जोरदार टक्कर देवराज चौहान के पेट में ताकत के साथ मार दी। देवराज चौहान को लगा जैसे उत्तम पाले का सिर उसके पेट में धंस गया हो। खाना जैसे बाहर आने को हुआ। सांसें अभी तक सामान्य न होने के कारण सिर के वार का असर पेट पर काफी ज्यादा हुआ। उत्तम पाले की कमीज का कॉलर छूट गया। पाले उसी पल पलटकर पुनः दौड़ पड़ा, जबकि देवराज चौहान दोनों हाथों को पेट पर रखे होठ भींचे पीड़ा भरे अंदाज में उत्तम पाले को दौड़ते जाते देखता रहा। देखते ही देखते उत्तम पाले नजरों से ओझल हो गया।
3-4 मिनट लगे देवराज चौहान को संभलने में, फिर वो पेट से हाथों को हटाकर सीधा खड़ा हो सका। तभी अभी भी रह रहकर पेट में दर्द की लहरें उठ रही थी। उत्तम पाले का वार जरूरत से ज्यादा काम कर गया था, वो हाथ से निकल चुका था। यह उसका वार अच्छा रहा था, किस्मत अच्छी रही, वो हाथ से निकल गया था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और पैदल ही उस रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ा जहां उसकी कार खड़ी थी। उत्तम पाले का हाथ से निकल जाने का उसे दुख था। वो जानता था कि ऐसा मौका अब उसे दोबारा नहीं मिलने वाला। जगमोहन ने बहुत सावधानी से शेख की कार का पीछा किया था और उसके पीछे पीछे उस तक पहुंचने में कामयाब भी रहा था। शेख की कार बोरीवली की एक हाउसिंग सोसाइटी में प्रवेश कर गई थी। सोसाइटी का बाहरी गेट बंद था, परंतु शेख की कार देखकर गार्ड ने बड़े से गेट का एक पल्ला खोल दिया था। जगमोहन रुका नहीं, वो भी अपनी कार गेट पर ले गया। शेख उसे पहचानता नहीं था, इसलिए करीब जाने में जगमोहन को पहचाने जाने का खतरा नहीं था। शेख की कार तो भीतर चली गई, परंतु गार्ड ने जगमोहन की कार को इशारे से रुकवा लिया। क्या हुआ गार्ड साहब? जगमोहन शीशा नीचे करके बोला। कहां जाना है आपको? करीब आकर गार्ड बोला, मैं शेख साहब के साथ आया हूं। जल्दी में जगमोहन ने यह कह दिया। तो आप शेख साहब के गेस्ट हैं? आगे आगे उनकी कार भीतर गई तो है, वो मैंने देखी है, लेकिन आप कार भीतर नहीं ले जा सकते। गेस्ट की गाड़ियां सोसाइटी के भीतर जाने की इजाजत नहीं है। तो क्या करूं? गाड़ी इस तरफ पार्क कर दें। गार्ड ने हाथ से सोसाइटी की बाहरी दीवार की तरफ इशारा किया। जगमोहन ने दीवार के पास कार पार्क की और गेट से भीतर सोसाइटी के आंगन में प्रवेश कर गया। गार्ड से इस बातचीत का यह तो फायदा हुआ कि वो भीतर आसानी से प्रवेश कर गया, वरना रात के इस वक्त वो भीतर जाने नहीं देता। सोसाइटी के भीतर रोशनी थी, यहां वहां कारें खड़ी थी। जगमोहन नहीं जानता था कि शेख की कार कहां है। वो टहलते हुए कारों को देखने लगा कि कहीं पर खड़ी शेख की कार मिल जाए। वहां इक्का दुक्का गार्ड घूमते भी दिखे। 10 मिनट में ही उसने एक जगह शेख की खड़ी कार देख ली, परंतु शेख किस फ्लैट में गया है इस वक्त ये पता लगाना कठिन था। सोसाइटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो छोटा सा रिसेप्शन दिखा, परंतु वहां कोई मौजूद नहीं था। दीवार पर नीचे से ऊपर तक लंबा बोर्ड टंगा था, जिस पर सोसाइटी में रहने वालों के नाम और फ्लैट नंबर आदि लिखे थे। जगमोहन तेजी से उन नामों को पढ़ने लगा। 10 मिनट लग गए, परंतु शेख जैसा शब्द कहीं भी पढ़ने को ना मिला। जगमोहन वहां से वापस पलटा और बाहरी गेट पर आ पहुंचा। वो गार्ड गेट के पास टहल रहा था। एक समस्या आ गई भाई मेरे, जगमोहन ने कहा। जब मैं तुमसे बात कर रहा था तब तक शेख साहब अपने फ्लैट में चले गए और मुझे उनके फ्लैट का नंबर मालूम नहीं। तुम्हें तो पता होगा, बताना जरा। गार्ड ने संदिग्ध नजरों से जगमोहन को घूरा। शेख साहब आपको छोड़कर चले गए? हाँ, उन्होंने सोचा कि मैं फ्लैट पर पहुंच जाऊंगा। जगमोहन मुस्कुराया। जबकि आपको नंबर ही नहीं मालूम, शायद भूल गया। फोन कीजिए, शेख साहब को फोन कीजिए, फ्लैट का नंबर उनसे पूछ लीजिए, गार्ड ने सतर्क भाव में कहा। छोटी सी बात को इतना लंबा क्यों कर रहे? क्योंकि आपकी बातें मेरी समझ से बाहर है। शेख साहब को फोन कीजिए, फ्लैट का नंबर पूछिए, नहीं तो आप गेट से बाहर निकल जाइए। यह मेरी ड्यूटी है कि मैं किसी अनजान व्यक्ति को भीतर ना आने दूं। तुम क्यों? साहब जी, पहले तो आप गेट से बाहर निकल जाइए, उसके बाद जो बात करनी हो कर ले। जगमोहन शराफत से गेट के पास पहुंचा। गार्ड ने गेट खोला। जगमोहन बाहर निकला तो गार्ड ने लोहे का गेट बंद किया और जगमोहन को देखने लगा। जगमोहन ने उसी पल जेब में हाथ डालकर 500 के नोट निकाले। गार्ड ने नोटों को देखा, फिर जगमोहन को देखा। कुछ जानकारी चाहिए? नोट दूंगा, बोलो क्या कहते हो? जगमोहन धीमे स्वर में बोला। गार्ड ने पुनः नोटों पर निगाह मारी। नोटों से क्या दुश्मनी? हाँ कहो तो दूं, जगमोहन ने पुनः कहा। तुम मुझे ठीक आदमी नहीं लग रहे हो, मैं तुम्हें भीतर नहीं आने दूंगा, गार्ड ने कहा। मत आने देना, मुंह से तो बता सकते हो। क्या जानना चाहते हो? शेख के फ्लैट का नंबर। शेख के फ्लैट का नंबर? इसका मतलब तुम शेख को नहीं जानते, उनके मेहमान नहीं। ज्यादा मतलब मत निकालो, सिर्फ नोटों की बात करो। मैंने जो कहना था कह दिया। शेख के फ्लैट का नंबर पूछने से ज्यादा तो कोई बात नहीं, गार्ड ने पूछा। नहीं। क्या दोगे? 500 का नोट? कम है, मैं नहीं। 1000 ले लो। 2। जगमोहन ने 500 के 2 नोट उसे दिए। गार्ड ने नोट जेब के हवाले करते हुए कहा। नोट तो तुमने इस तरह पकड़ रखे हैं जैसे सब ही मुझे देने वाले हो। शेख साहब के फ्लैट का नंबर B26 है, मतलब कि दूसरी मंजिल 6 नंबर फ्लैट, B ब्लॉक। अब ये बताओ शेख का किस्सा क्या है? जगमोहन ने कहा। किस्सा? गार्ड अजीब से स्वर में बोला। मतलब कि शेख कब से यहाँ रह रहा है, क्या करता है, उससे मिलने कौन कौन लोग आते हैं, यानी कि शेख से वास्ता रखती जो भी बात तुम जानते हो मुझे बताओ। तुमने 1000 रुपए फ्लैट का नंबर बताने के लिए दिए थे, गार्ड ने कहा। वो 1000 खत्म।
अब हर सवाल का 500 दूंगा। जगमोहन मुस्कुराया। तुम हो कौन? मेरे बारे में पूछ के क्या करोगे? मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा। ये लो 500 का नोट और जवाब दो। कहने के साथ ही जगमोहन ने उसे 500 का नोट थमा दिया। नोट जेब में रखकर गार्ड ने कहा, शेख 2 महीनों से यहाँ रह रहा है। एक जवाब दे दिया। 500 खत्म। खत्म? एक नोट एक जवाब। जगमोहन ने दूसरा नोट उसे दिया। अगले सवाल का जवाब दो। वो क्या करता है? नहीं मालूम। फ्लैट अपना है या किराए का? हर सवाल के साथ जगमोहन उसे नोट देता जा रहा था। किराए का, गार्ड ने बताया। उससे मिलने कौन कौन लोग आते हैं? जगमोहन ने पूछा। नोट भी दिया। मेरे सामने तो कोई नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? कोई तो आया होगा। कोई नहीं, मेरे सामने कोई नहीं। दिन के वक्त कोई आया हो तो पता नहीं, मेरी ड्यूटी रात की है, गार्ड ने कहा। तुम्हें यह भी पता नहीं होगा कि वो दिन में कब बाहर जाता है? यह भी कोई सवाल हुआ? वो कभी भी बाहर जा सकता है। काम धंधे वालों का बाहर जाने का वक्त करीब करीब फिक्स ही रहता है। कभी कभी ही शेख देर रात को आता है। मतलब कि अब तुम्हारे पास बताने को कुछ नहीं। नोट जेब में रख लूं? गार्ड ने कुछ नहीं कहा। जगमोहन ने नोट जेब में रखे और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। जगमोहन बंगले पर पहुंचा तो देवराज चौहान को मौजूद पाया। रात के 2:30 बज रहे थे। कब आए? जगमोहन देवराज चौहान के पास बैठते हुए बोला। आधा घंटा हो गया। मैंने शेख का पीछा किया। वो बोरीवली की गुलाब सोसाइटी के B26 नंबर फ्लैट में किराए पर रहता है। उससे मिलने कोई नहीं आता। वो ही बाहर जाता है। 2 महीने से वो यहाँ रह रहा है, जगमोहन ने बताया। हमें उस पर नजर रखनी होगी। तुम सुबह 7 बजे सोसाइटी के बाहर पहुंच जाना। मैं 10 बजे तुमसे वहीं मिलूंगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। उसके अलावा अख्तर तक पहुंचने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उत्तम पाले मेरे हाथों से निकल गया। वो मेरी आशा से कहीं ज्यादा फुर्तीला निकला। मुझे लगा ही नहीं था कि वो इतना फुर्तीला होगा। हुआ क्या? देवराज चौहान ने उत्तम पाले के हाथ से निकल जाने की सारी बात बताई। जगमोहन के चेहरे पर गंभीरता थी। उत्तम पाले हमारे लिए खास था, जगमोहन बोला। अख्तर प्रधानमंत्री को शूट करने के लिए उसका इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, हम शेख पर नजर रखेंगे। वो भी कम अहम व्यक्ति नहीं है। उसकी मौजूदगी में उत्तम पाले गन का चुनाव कर रहा था। हो सकता है वो दोनों फिर मिले और उत्तम पाले हमारी नजरों में आ जाए। तुम शेख पर निगाह रखने के लिए सुबह गुलाब सोसाइटी के बाहर पहुंच जाना, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। अख्तर आलम रात के इस वक्त चैम्बूर के एक फ्लैट में मौजूद था। बेड पर बैठा वो सामने फोन रखे सोच में लग रहा था। कुछ देर पहले ही वो यहाँ पहुंचा था। हाथ मुंह धोकर इसी तरह बैठ गया था। तभी एक आदमी भीतर आया। उसके हाथ में खाने का थाल था। अख्तर ने खाने का थाल अपने बेड पर ही रखा और खाना खाने लगा। वो आदमी दूसरे चक्कर में पानी का गिलास ले आया। सब ठीक चल रहा है बिल्ला? खाना खाते अख्तर ने पूछा। एकदम बढ़िया। उसके बाद खाना खत्म होने तक अख्तर ने उससे कोई बात नहीं की। खाना खत्म हो गया। बिल्ला बर्तन ले गया। इस काम में हमें सफलता मिलेगी ना जनाब? बिल्ला ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। जरूर मिलेगी, अख्तर मुस्कुराया। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम कभी असफल नहीं हुए। गोगी कहता है कि यह बड़ा मामला है, क्या पता क्या हो। गोगी ऐसा ही कहता है। जब भी कोई मामला हम शुरू करते हैं वो हर काम को शक भरी नजरों से देखता है। पर गोगी का कहना ठीक भी है कि यह बड़ा काम है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बिल्ला ने कहा। कोई भी काम करने से पहले इंसान को खुद पर भरोसा होना चाहिए, अख्तर ने कहा। यह आपने ठीक बात कही। क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है? अख्तर ने मुस्कुराकर पूछा। बिल्ला 2 पल चुप रहकर बोला। खुद पर तो भरोसा है, परंतु यह विश्वास नहीं कि हम प्राइम मिनिस्टर की हत्या करने में कामयाब होंगे। यह भी सोचो कि हम कामयाब रहेंगे। असल काम तो उत्तम पाले ने करना है। वो कहता है प्रधानमंत्री को शूट कर देगा। उत्तम पाले काबिल इंसान है, वो सबसे बेहतर शूटर है, बिल्ला ने सिर हिलाया। गोगी को पैसे दिए। बीते सप्ताह ₹1,00,000 दिया था। 1,00,000 और दे देना। कुछ चुप रहकर बिल्ला ने कहा। हमारी तैयारियां पूरी हो गई है ना? हाँ, लगभग पूरी हो गई है, अख्तर आलम ने कहा। जो कमियां हैं 1-2 दिन में पूरी हो जाएंगी। हमारी योजना तैयार है। जिन 4 जगहों पर प्रधानमंत्री ने भाषण देना है उन जगहों की रेकी कर ली गई है। हमने वो जगह भी चुन ली है जहां से उत्तम पाले ने अपना काम करना है। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं। प्राइम मिनिस्टर को मुंबई कब आना है? 18 को। 9 दिन बाकी है। यह तो तय कर लिया होगा कि किस सभा में प्रधानमंत्री को शूट करना है। यह तय करना मेरा काम नहीं है। उत्तम पाले फैसला करेगा कि प्राइम मिनिस्टर को कहां से शूट करना है। आपने उत्तम पाले से सलाह तो ली होगी। वो अपना काम पूरा करता है, अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। इस बारे में वो किसी से बात नहीं करता। पहली सभा उसे ठीक नहीं लगेगी तो वहां काम नहीं करेगा। दूसरी या तीसरी में कर लेगा, जैसा जहां वो मुनासिब समझेगा। अख्तर आलम ने गंभीर स्वर में कहा। उस वक्त हमारा ये काम होगा कि उत्तम पाले के पास कोई पहुंच ना सके।
हमारा घेरा वहां होगा। काम के दौरान उत्तम पाले को आसपास की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तब हमारे आदमी इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। इस काम में 31 आदमी चुने हैं मैंने, उनमें जोश भरा रहे ये काम तुमने करना है। मैं रोज उनकी क्लास ले रहा हूँ। सुलेमान कहाँ है? सो रहा है दूसरे कमरे में। हसन भी नींद में है। वो आज अपने परिवार के पास गया है कल 12 बजे तक। तभी अख्तर का सामने पड़ा फोन बज उठा। अख्तर ने स्क्रीन पर आया नंबर देखा, फिर बात की। बोल पाले, अख्तर आलम ने कहा। आज तो बुरा बचा। उत्तम पाले का स्वर कानों में पड़ा। क्या हो गया? अख्तर की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान मिल गया था। देवराज चौहान? अख्तर आलम चौंका। ये कैसे हो सकता है? उसके हाथ पड़ने ही वाला था कि किस्मत से बच गया। तुम तो शेख के साथ गन चुन रहे थे उस ठिकाने पर। हाँ, गन तो चुन ली। उसके बाद वहां से निकलकर एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गया। ये इत्तेफाक ही था कि उसी रेस्टोरेंट में देवराज चौहान पहले ही से मौजूद डिनर कर रहा था, जिसे मैं बाद में देख पाया। वो पहले से वहां था? अख्तर के चेहरे पर सोच के भाव थे। हाँ। अकेला? अकेला। तुमने उसे कब देखा? जब मैं डिनर कर रहा था तभी उस पर नजर पड़ी। वो भी डिनर कर रहा था। उसका डिनर मेरे से पहले आया था क्योंकि वो डिनर खत्म कर रहा था और मेरा डिनर अभी बीच के वक्त में था। उत्तम पाले ने दूसरी तरफ से कहा। कुछ देर रुककर अख्तर ने कहा, तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारे पीछे रेस्टोरेंट में नहीं आया था? मुझे पूरा यकीन है। वो पहले ही से वहां डिनर कर रहा था। मेरा डिनर बाद में आया था। बचे कैसे? दूसरी तरफ से उत्तम पाले ने सारी बात बताई। पाले, इस वक्त जबकि मिशन शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, तेरे को कुछ हो मुझे पसंद नहीं आएगा, जानता हूं। तुझे अपना ध्यान रखना है। तूने भी तो ये काम पूरा करके 2 करोड़ कमाने हैं। मेरे लिए तुम्हारा कहा काम पूरा करना पैसे से ज्यादा जरूरी है। वो तो है ही। एक ही बात है, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तेरे को जो ठिकाना दिया है वहीं पर रह। बाहर तभी निकल जब बहुत जरूरी हो। अपना ध्यान रख। अख्तर के स्वर में गंभीरता थी। मैं अब और भी सतर्क रहूंगा। रिवॉल्वर जेब में रख। दोबारा देवराज चौहान सामने पड़े तो वो मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है। यह पता लगा कि ये हरामी देवराज चौहान है कौन? अभी नहीं पता लगा। मैं भी हैरान हूं कि ये इंसान हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। यह चाहता है कि हम प्राइम मिनिस्टर की हत्या न करें। हाँ, इस बात को लेकर ये क्राइम ब्रांच तक पहुंच गया है। पुलिस प्राइम मिनिस्टर को लेकर सतर्क भी हो सकती है। तुम्हें सतर्कता से सारा काम निपटाना होगा। ये तो सोच लिया होगा कि किस सभा में प्रधानमंत्री को शूट करना है। तुम जानते हो अख्तर, ऐसी बातों का जवाब देना मुझे पसंद नहीं। मेरा काम है, मैं पूरा कर दूंगा। किसी भी सभा में प्राइम मिनिस्टर शूट हो जाएगा और पलक झपकते ही तुम्हें खबर मिल जाएगी। काम के दौरान मुझे क्या क्या सहूलियतें चाहिए तुम्हें बता दिया है। सब काम पूरे कर दिए गए हैं जैसा कि तुम चाहते हो। 31 लोग तैयार किए गए हैं तुम्हारी सहायता को। बहुत है। इसके अलावा मैंने जो जो कहा है वो याद रखना। देवराज चौहान की तरफ ध्यान मत दो। उसकी तो आई गई वाली बात है। हमने काम करके पहले की तरह शांत बैठ जाना है। वो जो भी है खुद ही थक कर बैठ जाएगा। पुलिस की भी चिंता ना करो। मैं काम ही इस ढंग से करता हूं कि किसी को हवा भी नहीं लगती। इस बार भी ऐसा ही होगा। बंद कर रहा हूं। रात बहुत हो गई है, मुझे नींद आ रही है। तुम क्या नींद में थे? उधर से पाले ने पूछा। नहीं। आराम भी कर लिया करो। हर वक्त भागे रहना ठीक नहीं। उधर से उत्तम पाले ने फोन बंद कर दिया। अख्तर आलम फोन कान से हटाकर मुस्कुराता हुआ बिल्ला से बोला, पाले इस बार भी काम पूरा करके रहेगा। बहुत हिम्मती इंसान है, तभी तो मैं इसकी इज्जत करता हूँ। हाँ, बिल्ला ने सिर हिलाया। सही में वो काबिल इंसान है। हमेशा की तरह इस बार भी नहीं बता रहा कि वो कैसे किस सभा में काम पूरा करेगा। कहता है काम हो जाएगा। तभी अख्तर का फोन पुनः बज उठा। अख्तर ने स्क्रीन पर नजर मारी, फिर बोला, ओ जनाब का फोन है। तुरंत कॉल रिसीव की। हाजिर हूं जनाब। खुश हो मेरे बच्चे? दूसरी तरफ से नवीस अली की आवाज आई। आपका हाथ सिर पर हो तो दुखी कैसे हो सकता हूं? हुक्म करें। अख्तर सतर्क स्वर में बोला, काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है जनाब, वक्त पर सब कुछ पूरा होगा। अख्तर ने दृढ़ स्वर में कहा। भरोसा है? भरोसा है, अख्तर बोला। कुछ ही दिन बचे हैं, चूक मत जाना। काम पर किसको लगाया है? उत्तम पाले को। वो समझदार है, काबिल है, पर उसकी असली काबिलियत तो इस बार देखनी है। मैंने उससे कभी बात नहीं की, नाम ही सुना है। उसे कहना अगर सफल रहा तो उससे मुलाकात करूंगा, गले लगाऊंगा, इनाम दूंगा। जी जनाब, जरूर कहूंगा उसे। अख्तर आलम ने फौरन कहा। तुम्हारी बनाई योजना पर काम कर रहा है ना वो? नहीं जनाब, इस बार वो जिद करके अपनी बनाई योजना पर ही काम कर रहा है। अपनी योजना का कुछ हिस्सा तो मुझे बताया, पर ज्यादा नहीं बताया। पूछने पर कहता है मेरा काम देखना, पूरा होगा। ऐसा कहता है तो जरूर काम पूरा होके रहेगा। खुश रहो, फिर बात करूंगा। इसके साथ ही फोन बंद हो गया। शेख सुबह के 8:30 बजे गुलाब सोसाइटी से कार पर निकला था। जगमोहन ने कार को पहचाना, भीतर बैठे शेख को भी पहचाना।
और सावधानी से अपनी कार को उसके पीछे लगा दिया। कार ड्राइव करते वक्त शेख का चेहरा सामान्य था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका पीछा किया जा सकता है। इस बारे में वो पूरी तरह आश्वस्त था। सड़कों पर ट्रैफिक था। सुबह की धूप कुछ तीखी पड़ रही थी। उसे ड्राइव करते 10 मिनट ही बीते थे कि उसका फोन बजने लगा। शेख ने कॉल रिसीव की। हेलो, कहाँ हो शेख? अख्तर आलम की आवाज कानों में पड़ी। मेसी एक जगह मुझे मिलने वाला है, उसे उत्तम पाले से मिलवाना है, शेख ने फोन पर कहा। पाले को मेसी से क्या काम? पाले एक ऐसे आदमी को मांगता है जो पूरी तरह भरोसे काबिल हो। मेसी का क्या करेगा पाले? उसने बताया नहीं। वो 4 विश्वासी आदमियों की मांग कर रहा है, शेख ने बताया। ठीक है, इस बारे में मैं पाले से बात करूंगा। पाले जो कहता है उसे पूरा करते रहो। मैं ऐसा ही कर रहा हूं अख्तर, यह बात तुम मुझे पहले भी कह चुके हो, शेख ने कहा। पाले भी तुमसे मिलने वाला है? हाँ, मेसी को पाले के हवाले करना है। जो भी काम करो सतर्कता से करो। रात पाले देवराज चौहान के सामने पड़ गया था। देवराज चौहान, वही पागल इंसान जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? शेख के होठों से निकला। वही। आखिर वो चाहता क्या है? पागल लोगों के दिमाग का कोई भरोसा नहीं होता, हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। समझ गया, अब मैं फोन बंद। उत्तम पाले के बारे में हर खबर मुझे देते रहना। इतना कहकर उधर से अख्तर ने फोन बंद कर दिया। 5 मिनट पश्चात शेख ने सड़क किनारे कार रोकी। पास ही फुटपाथ पर मध्यम से कद का एक अच्छे कपड़े पहने एक व्यक्ति खड़ा था। उसने कार का दरवाजा खोला और भीतर बैठकर दरवाजा बंद कर लिया। शेख ने कार आगे बढ़ाई। कहा, कैसे हो? बढ़िया। अचानक क्यों बुलवाया? वो ही मेसी था। काम है, एक विश्वासी आदमी चाहिए था। अख्तर ने कहा, इस मामले में तुमसे बेहतर कोई नहीं है। शेख बोला, करना क्या है? उत्तम पाले को जानते हो? शेख ने पूछा। यह नाम पहले कभी नहीं सुना। तुम्हारी तरह यह भी अख्तर का पुराना पहचान का है और शूटर है। शूटर? निशानेबाज। समझे नहीं मेसी? समझा। फिर इसे एक ऐसा आदमी चाहिए जो पूरी तरह भरोसे का हो। अख्तर ने तुम्हें चुना है। क्या उत्तम पाले किसी को शूट करने वाला है? मेसी ने पूछा। हाँ। किसे? प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर? मेसी सक पकाया। ये तुम क्या कह रहे हो? प्राइम मिनिस्टर मुंबई आ रहा है। यहाँ 4 जगह होने वाली सभा में प्राइम मिनिस्टर ने भाषण देना है। इनमें से किसी एक जगह पर प्रधानमंत्री को शूट कर दिया जाएगा। वो जगह कौन सी होगी सिर्फ पाले ही जानता है। इतना बड़ा काम? मेसी चिंता में दिखा। हो पाएगा क्या? उत्तम पाले कहता है कि हो जाएगा, शेख ने गंभीर स्वर में कहा। उत्तम पाले पागल तो नहीं है जो हमें अपने साथ फंसा दे? वो पागल नहीं है। मेसी कुछ पल शेख को देखता रहा, फिर बोला, तुमने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। प्रधानमंत्री को मारने की जरूरत क्या है? जो पाकिस्तान वालों को यह प्रधानमंत्री पसंद नहीं आया, वो चाहते हैं ये खत्म हो जाए। मेसी कुछ नहीं बोला। मैं तुम्हें उत्तम पाले के हवाले करने जा रहा हूं। तुमने वो ही करना है जो वो कहे, उसकी हर बात माननी है। तुम्हारी तरह वो भी अख्तर के भरोसे का आदमी है। तुमने उसकी भरपूर सहायता करनी है, वो जो चाहे। समझ गया। मैं उत्तम पाले के साथ हूं, पर प्राइम मिनिस्टर की हत्या के बारे में सोचकर मैं परेशान हूं। वो तुम्हारा बाप है? नहीं तो फिर परेशान क्यों हो रहे हो उसकी मौत पर? यह सोचकर चिंता हो रही है कि क्या यह काम हो पाएगा। ये सवाल उत्तम पाले से पूछना। बातें चलती रही। आधे घंटे बाद शेख ने एक सड़क के किनारे कार रोकी और आसपास देखने लगा। सड़क पर से ट्रैफिक निकल रहा था। फिर शेख ने फोन निकालकर नंबर मिलाया और बात की। तुम कहाँ हो? तुम्हारी कार से 100 मीटर आगे। उत्तम पाले की आवाज कानों में पड़ी। शेख ने सामने देखते हुए कहा, तुम्हारी कार नहीं दिख रही। मेरी कार बदल गई है। तुम्हें काले रंग की छोटी कार खड़ी दिख रही है सड़क किनारे पर? मैं तुम्हारी कार को देख रहा हूं। क्या तुम मेरे लिए विश्वासी आदमी को साथ लाए हो? उधर से पाले ने कहा। हाँ, मेसी नाम है उसका। उसे बाहर भेजो। मैं कार से निकलकर तुम्हारी तरफ आऊंगा कि तुम मेसी को मुझे दिखा सको। शेख ने फोन बंद करते हुए कहा, मेसी तुम कार से निकलो। आगे छोटी काली कार खड़ी दिख रही है, उसमें वो देखो। उस कार से उत्तम पाले बाहर निकल रहा है और इस तरफ पैदल ही आ रहा है। देखा उसे? हाँ, वो उत्तम पाले है। वही है, चेक शर्ट वाला। जाओ उससे मिलो, उसके साथ जाओ, उसकी बात मानो। मेसी दरवाजा खोलता क्या उठा। क्या मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा? मैं नहीं जानता। मेसी बाहर निकला और दरवाजा बंद करते बोला, अगर मुझे उसके साथ ही रहना हो तो मेरे घर पैसा पहुंचा देना। मेरी पत्नी के पास घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं है। कहने के साथ ही मेसी उस तरफ बढ़ गया जिधर उत्तम पाले नजर आ रहा था। जगमोहन सतर्क हो चुका था। उसने उत्तम पाले को देख लिया था। उसे आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी वो उत्तम पाले को दोबारा देख लेगा। जगमोहन शेख की कार से काफी पीछे सड़क किनारे कार में बैठा आगे की तरफ नजर रख रहा था। शेख अलग कार में था, उत्तम पाले अलग कार में था। शेख की कार में बैठे व्यक्ति को बाहर निकलकर उसने उत्तम पाले की तरफ बढ़ते देख लिया था।
उत्तम पाले जो इस तरफ बड़ा आ रहा था, मैसी को आते पाकर वहीं रुक गया था। जगमोहन ने फौरन देवराज चौहान को फोन किया। तब सुबह के 9:30 हो रहे थे और देवराज चौहान गुलाब सोसाइटी उसके पास आने के लिए कार में बैठ ही रहा था कि जगमोहन ने उसे ताजा हालातों के बारे में जानकारी दी। ये अच्छी खबर है कि उत्तम पाले फिर नजरों में आ गया। तुम देखो कि वो आदमी और उत्तम पाले आपस में मिलकर क्या गुल खिलाते हैं। अंत में तुमने सावधानी से उत्तम पाले का पीछा करना है, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। जानता हूं। जगमोहन फोन कान से लगाए शेख की कार के आगे मैसी को उत्तम पाले के पास पहुंचते देख रहा था। फिर मैसी और उत्तम पाले को हाथ मिलाते और फिर दोनों को आगे खड़ी काली कार की तरफ जाते देखा। उत्तम पाले उस आदमी के साथ अपनी कार की तरफ जा रहा है। जगमोहन ने फोन पर कहा, देखते रहो कि वो क्या करते हैं। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। तभी जगमोहन ने देखा शेख की कार अपनी जगह से हिली और सड़क पर जाते ट्रैफिक में शामिल हो गई। शेख जा रहा है कार पर, जगमोहन ने कहा। इसका मतलब शेख उस आदमी को उत्तम पाले तक पहुंचाने आया था। ऐसा ही लगता है। जगमोहन की निगाह उत्तम पाले और मैसी पर थी, जो कि काफी आगे थे और छोटी काली कार तक पहुंच चुके थे। फिर उत्तम पाले को ड्राइविंग सीट पर और मैसी को बगल की सीट पर बैठते देखा। शायद वो दोनों कार में बैठकर जा रहे हैं। अभी देखते रहो। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। कार चल पड़ी है। जगमोहन ने कार को आगे सरकती देखकर कहा, वो जा रहे हैं, रुको जरा। कहने के साथ ही जगमोहन ने अपनी कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। फिर फोन पर बोला, मैं उत्तम पाले की कार के पीछे लग चुका हूं। उन्हें किसी मुनासिब मंजिल पर पहुंचते पाकर तुम्हें फोन करूंगा। बीच बीच में मुझे इतना बताते रहना कि वो किस इलाके से निकल रहे हैं, ताकि मैं तुम्हारे से ज्यादा दूर नहीं रहूं और उसी तरफ बढ़ता रहूं। देवराज चौहान ने उधर से कहा, मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। तो तुम्हारा नाम मैसी है? कार आगे बढ़ाते उत्तम पाले ने कहा। नाम तो कुछ और है, पर मेरे खास लोग मुझे मैसी कहकर बुलाते हैं। मुझे बताया गया है कि तुम उत्तम पाले हो, मैसी ने कहा। हाँ, और क्या बताया गया है मेरे बारे में? तुम शूटर हो और प्राइम मिनिस्टर को शूट करने वाले हो, मैसी ने उत्तम पाले के चेहरे पर निगाह मारते हुए गंभीर स्वर में कहा। तुम्हें सुनकर घबराहट हुई होगी, उत्तम पाले बोला। घबराहट तो नहीं, पर चिंता जरूर हुई कि शायद तुम इस काम में सफल ना हो सको। मेरे लिए मामूली काम है, मैसी चुप रहा। मुझे भरोसे का आदमी चाहिए था, क्या तुम भरोसे के हो? उत्तम पाले ने कहा। अख्तर मुझ पर पूरी तरह भरोसा करता है। तुमने मेरे बारे में उससे जरूर बात की होगी। नहीं की, शेख तुम्हें मेरे हवाले कर गया है। बेशक अख्तर से भी बात कर लो। प्राइम मिनिस्टर की हत्या के भागीदार नहीं बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारे बदले किसी और को चुन लेता हूँ। बेकार की बात मत कहो, मैं डरपोक नहीं हूँ। यह बताओ कि मुझे क्या करना है। कुछ देर चुप रहो, गांधी मैदान पहुंचकर इस बारे में बात करेंगे। इस काम में क्या तुम सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहे हो? मैसी ने पूछा। बहुत लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, हर किसी को उसका काम दिया जा रहा है, उत्तम पाले बोला। प्राइम मिनिस्टर की हत्या करना क्या अख्तर की प्लानिंग है? मैसी बोला। प्लानिंग मेरी है, परंतु इच्छा उसकी है। उसी के कहने पर मैं ये काम कर रहा हूँ। उत्तम पाले और मैसी गांधी मैदान पहुंचे। मुंबई का पुराना बहुत बड़ा मैदान था। यहाँ पर अक्सर नेताओं की जनसभाएं होती रहती थी। इस वक्त भी गांधी मैदान में बहुत बड़ा स्टेज लगाया जा रहा था और भी तैयारियां की जा रही थी। स्पष्ट था कि किसी नेता की जनसभा होने जा रही है। मैदान के आसपास मकान बने हुए थे, छोटे और पुराने मकान थे। लोगों ने छोटे छोटे मकानों को 5-5 मंजिल तक ऊपर बना रखा था, जिसकी वजह से यह भीड़ भाड़ वाला इलाका बन चुका था। उत्तम पाले और मैसी मैदान के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। वहां कारें भी खड़ी थी, स्कूटर, मोटरसाइकिलें भी खड़ी थी। फ्लैटों के सामने बच्चे खेल रहे थे। कुछ मिनट आगे बढ़ने के बाद उत्तम पाले एक जीने में चढ़ने लगा। सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। पुरानी और टूटी फूटी सीढ़ियां थी। दीवारें खस्ता हाल में थी। अजीब सी स्मेल वहां से आ रही थी। सीढ़ियों में काफी हद तक अंधेरा था। नीचे ऊपर अन्य लोग भी आ जा रहे थे। 2.5 फीट की तंग सीढ़ियां होने की वजह से आते जाते लोगों से अक्सर कंधा या बाह टकरा जाती थी। इस तरह दोनों सीढ़ियां तय करके 5वीं मंजिल पर पहुंचे। 5वीं मंजिल अन्य मंजिलों की अपेक्षा इसलिए शांत थी कि यहाँ सिर्फ वही लोग आते थे जो 5वीं मंजिल पर रहते थे। मैसी शांत था। उसने अभी तक उत्तम पाले से यहाँ आने का कारण नहीं पूछा था। उत्तम पाले पुराने से बंद दरवाजे के पास पहुंचा, जिस पर मोटा सा ताला लटक रहा था। उत्तम पाले ने जेब से चाबी निकाली और ताले को खोलने लगा। ये देखकर मैसी ने पूछा, तुम यहाँ रहते हो? नहीं, उत्तम पाले ने दरवाजे का ताला खोलकर भीतर प्रवेश करते हुए कहा। मैसी ने भी भीतर प्रवेश किया। ये कमरे का सेट था, कमरा, किचन, बाथरूम वगैरह, परंतु इस वक्त कमरा बिल्कुल खाली था। सब तरफ नजरें दौड़ाकर मैसी ने प्रश्न भरी नजरों से उत्तम पाले को देखा। इस कमरे को मैंने 2 दिन पहले किराए पर लिया है, कहते हुए उत्तम पाले आगे बढ़ा और एक तरफ को लगा दरवाजा खोल दिया। कमरा रोशनी से भर उठा।
दरवाजे के पार 2 फीट चौड़ी और 3 फीट लंबी बालकनी थी। रेलिंग लगी थी। यहाँ से सामने का विशाल मैदान स्पष्ट नजर आ रहा था। स्टेज बनता दिख रहा था। मैसी पास आ गया। मैदान में नजरें दौड़ाते उत्तम पाले ने गंभीर स्वर में कहा, 5 दिन बाद प्रधानमंत्री दोपहर को मुंबई पहुंचेंगे और उसी शाम 7 बजे यहाँ स्टेज पर खड़े होकर जनता को संबोधित करेंगे, क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का चुनावी दौरा है। ओह, मैसी चौंका। तुम यहाँ से प्राइम मिनिस्टर को शूट करोगे? सही समझे, उत्तम पाले ने गंभीर भाव में सिर हिलाया। तुमने कहा 7 बजे प्रधानमंत्री ने स्टेज पर आना है, तो 7 के 9 भी बज सकते हैं। अंधेरा हो जाएगा, क्या तब तुम निशाना ले सकोगे? स्टेज पर तो दिन जैसी रोशनी होगी, तुम्हारा निशाना चूक भी सकता है। तुम मेरे बारे में कोई भी चिंता ना करो। उत्तम पाले बालकनी वाले दरवाजे से पीछे हटता बोला। मैसी उसे देखता रहा, फिर बोला, अख्तर को तुम पर पूरा भरोसा है? हाँ, ऐसे काम में पहले भी कर चुका हूं, उत्तम पाले ने सरल स्वर में कहा। किसी प्राइम मिनिस्टर की हत्या की? यह पहली बार है। उत्तम पाले मुस्कुरा पड़ा। तुम्हें लगता नहीं तुम अति विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो? ज्यादा भरोसा नुकसान दे जाता है। तुम मेरे बारे में मत सोचो, ये मैंने पहले भी कहा है। मैसी ने सिर हिलाया, फिर बोला, तुम मेरे से क्या काम लेना चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम यहाँ अपना घर बसा लो। क्या मतलब? अपनी बीवी यहाँ ले आओ, या किसी ऐसी औरत को ले आओ जो तुम्हारी पत्नी लगे, उसके साथ यहाँ रहो। 1-2 बच्चे भी साथ में हो तो बढ़िया, नहीं तो वैसे भी काम चल जाएगा। मेरे को यहाँ अगले 5 दिनों तक आते रहना है। गन के साथ साथ कई तरह का सामान लाना है। मैं नहीं चाहता कोई मेरी हरकतों पर शक करे। मुझे तो तुम्हारा दिमाग खराब लगता है। वो कैसे? तुम यहाँ से प्रधानमंत्री का निशाना लोगे? हाँ, प्रधानमंत्री के साथ एजेंसियों की जबरदस्त सिक्योरिटी होगी। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस फैली होगी। वो सेकंडों में समझ जाएंगे कि गोली किधर से चली है। और तुम कहते हो कि मैं यहाँ पर रहने आ जाऊं ताकि उनकी पकड़ में आ जाऊं? ऐसा तो। मेरी बात पूरी सुनो। उत्तम पाले के माथे पर बल पड़े। मैसी ने उखड़ी नजरों से उसे देखा। आधी बात सुनकर फैसला मत करो, तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी चाहिए। कहो। तुम कल सुबह यहाँ आ जाओगे। सामान के नाम पर चादर, गद्दा और पत्नी के तौर पर औरत को लाना है बस। जिस दिन मैंने प्राइम मिनिस्टर को शूट करना है उस दिन मैं दोपहर को यहाँ आ जाऊंगा और तब तुम यहाँ से चले जाओगे। मतलब कि शूटिंग के वक्त मैं यहाँ नहीं आऊंगा? मैसी ने राहत की सांस ली। नहीं, तुम तो दोपहर को ही यहाँ से जा चुके होंगे। समझ गया, ये ठीक है। तब तो मुझे इस काम में कोई हर्ज नजर नहीं आता। मैसी बोला, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता कि मेरे आदमी फंसे, परंतु जब तुम प्राइम मिनिस्टर को शूट करोगे तो वो समझ जाएंगे कि फायर कहां से हुआ है। तब मैं निकल जाऊंगा। मुझे यहां से निकालने के लिए अख्तर के बहुत से आदमी मौजूद होंगे, आसपास फैले होंगे। तब वो कैसे काम करेंगे ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, उत्तम पाले ने कहा। मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं कल सुबह अपनी पत्नी जैसी किसी औरत के साथ यहाँ आ जाऊंगा। औरत वो हो जो अपनी जुबान कभी ना खोले। ऐसी औरत तुम्हारे पास ना हो तो अख्तर से बात कर लेना। तब तक देवराज चौहान भी जगमोहन के पास पहुंच चुका था। जब उत्तम पाले 5वीं मंजिल की उस बालकनी में खड़ा मैदान की तरफ देख रहा था, दोनों ने तब स्पष्ट रूप से उत्तम पाले को देखा था। तो इस जगह से यह हरामी प्राइम मिनिस्टर को शूट करेगा? जगमोहन बोला। प्रधानमंत्री की चुनावी सभा गांधी मैदान में भी होगी क्या? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। मैं नहीं जानता, इस बारे में अभी मालूम नहीं किया। तुम यहीं रुको। मेरे ख्याल में उत्तम पाले यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेगा, वो वापस आएगा। तुमने उसके पीछे जाना है, देखना कि वो कहां कहां जाता है। देवराज चौहान गंभीर था। और तुम? मैं उस जगह को देखूंगा जहां इस वक्त उत्तम पाले मौजूद है, देवराज चौहान ने कहा। मामला अब गंभीर होने लगा है। 5 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर मुंबई पहुंचने वाले हैं, जगमोहन बोला। हालात पहले से ही गंभीर थे। आईएसआई इस मामले में है। इतनी देर से हम कुछ खास नहीं कर सके। अख्तर भी हमारे हाथों से दूर है और हम कोशिश कर रहे हैं। यह हमारी कोशिश का ही नतीजा है कि यह बात हम समझने लगे हैं कि उत्तम पाले कहां से प्राइम मिनिस्टर को शूट करने की सोच रहा है, वरना हमें कुछ पता ही नहीं चलता, देवराज चौहान बोला। अब हमें तुम उत्तम पाले को नजरों से ओझल मत होने देना। उसे पीछा करने का पता न चले। रात ये बहुत तेजी दिखाकर मेरे हाथों से निकल गया था। इसे शराबी समझने की भूल मत करना। समझ गया। ऐसे वक्त में संभव है कि यह अख्तर से भी मिले। अगर ऐसा होता है तो तुम इसे छोड़कर अख्तर का पीछा करोगे। वो हमारे लिए उत्तम पाले से भी जरूरी है। आईएसआई का अहम मोहरा अख्तर आलम है। आईएसआई के इशारे पर ही अख्तर यहाँ काम को आगे बढ़ाता है, देवराज चौहान बोला। बातों के दौरान दोनों सतर्क थे। नजरें हर तरफ जा रही थी। उस 5वीं मंजिल की छोटी सी बालकनी में एक बार दिखने के बाद उत्तम पाले दोबारा नहीं दिखाता। तुमने ठीक कहा, असली मोहरा तो अख्तर है। उसके पास ताकत है। आईएसआई का हाथ उसकी पीठ पर है। देवराज चौहान आसपास देखता क्या उठा।
उत्तम पाले कभी भी बाहर आ सकता है। दोनों की नजरें मिली। तुम उस तरफ नजर रखो और उसके पीछे जाना। जब फुर्सत मिले मुझे फोन कर लेना। कहने के साथ ही देवराज चौहान जगमोहन की कार से निकला और दूर होता चला गया। जगमोहन को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ मिनटों के बाद ही उत्तम पाले और मेसी वहां से बाहर निकलते दिखे। दोनों बातें कर रहे थे, कार की तरफ बढ़ रहे थे। जगमोहन ने अपनी कार स्टार्ट कर ली। देवराज चौहान 12 बजे बंगले पर वापस आ गया था। चेहरा सामान्य था, परंतु आंखों में सोच के भाव थे। वो उस इमारत की 5वीं मंजिल के उस एक कमरे वाले फ्लैट में हो आया था। जूतों में फंसी तार निकालकर दरवाजे पर लगे ताले को खोला था और वापसी पर वैसा ही ताला बंद करता आया था। उसने देखा कि वहां से मैदान स्पष्ट नजर आता था। गांधी मैदान में जो मंच तैयार हो रहा था, उस पर खड़े किसी भी व्यक्ति का निशाना लेना कोई कठिन बात नहीं थी। उत्तम पाले किस तरह काम करेगा, ये उसके सामने आ गया था। वहां से निकलकर देवराज चौहान ने एक अखबार के रिपोर्टर से ये जानकारी ली कि प्रधानमंत्री का मुंबई में कहां कहां प्रोग्राम है। उसने बताया कि 5 दिन बाद प्रधानमंत्री शाम 7 बजे विमान से मुंबई पहुंचेंगे और वहां से सीधे गांधी मैदान जाकर भाषण देंगे। मतलब कि उत्तम पाले उसी शाम अपना काम करेगा, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकेगा। सब कुछ उसे मालूम हो चुका था। जो भी हो, प्रधानमंत्री की हत्या नहीं होने देगा, परंतु काम कैसे करना है आगे, इस बात का फैसला करने में लगा था देवराज चौहान। दोपहर 2 बजे जगमोहन का फोन आया। उत्तम पाले इस वक्त परेल की एक चाल के कमरे में है। 2 घंटों से वो वहीं है। दरवाजा बंद था, ताला उसने जेब से चाबी निकालकर खोला। मेरे ख्याल में इन दिनों वो यहीं रह रहा है। उसके साथ जो आदमी था उसे उसने वहीं पर छोड़ दिया जहां से उसको लिया था। जगमोहन ने एक ही बार में कह दिया। पाले के पास चाल का एक ही कमरा है? देवराज चौहान ने पूछा। एक एक कमरे की चाल है ये। दरवाजा खुला है या बंद? खुला है। तुम्हारा कहना सही हो सकता है कि इन दिनों उत्तम पाले का यही ठिकाना हो। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। अभी वहां नजर रखो, उत्तम पाले यहां से कहीं और भी जा सकता है। अभी तो पूरा दिन पड़ा है। मैं चाल पर नजर रखी हूं। उत्तम पाले चाल के उसी कमरे में मौजूद था। कमरे का फर्श सीमेंट का था। दीवारों की सफेदी कई जगह से काली पड़ चुकी थी। कमरे में 2 कुर्सियां और एक दीवान रखा था। 7 लगती किचन थी। इस वक्त कुर्सी पर बैठा वो चाय के घुट भर रहा था। चेहरे पर सामान्य भाव थे। यहाँ पर वो अकेला था। चाय उसने खुद ही बनाई थी, परंतु चाय का पहला घूंट लेने के साथ ही उसने बुरा सा मुंह बनाया और उठकर प्याला किचन में रखा। फिर गिलास और पानी उठाकर वापस कमरे में आया और एक तरफ रखी बोतल उठाकर गिलास तैयार करता बड़बड़ा उठा। मालूम नहीं लोग चाय क्यों पीते हैं। मिनट भर में विस्की का गिलास उठाया और बड़ा सा घूंट भरा। यह बढ़िया है, उत्तम पाले बड़बड़ाया और खुले दरवाजे से बाहर देखने लगा। वो प्राइम मिनिस्टर को शूट करने के बारे में सोच रहा था। अपनी योजना पर गौर कर रहा था कि कहीं कोई कमी हो तो उसे दूर कर ले, परंतु उसे कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। सब ठीक लग रहा था। उत्तम पाले को पूरा विश्वास था कि वो कामयाब होकर रहेगा। साथ ही अब वो अपने भविष्य के बारे में भी सोचने लगा था। वो जानता था कि प्राइम मिनिस्टर की हत्या करके वो बचा नहीं रह सकता। सरकारी एजेंसियों ने रफ्तार के साथ काम करना था और उस तक पहुंच जाना था। यह हाई लेवल मर्डर का मामला था। इसमें बचे रहने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह भी उसे पता था कि अख्तर आलम भी नहीं बचेगा। अभी इस बारे में अख्तर से उसने बात नहीं की थी, परंतु अब अख्तर से बात करने का वक्त आ गया था। प्राइम मिनिस्टर को शूट करने के बाद उसे अपनी भी सुरक्षा चाहिए थी। इस काम के बाद वो मुंबई तो क्या, हिंदुस्तान में भी नहीं रह सकता था। रहा तो पकड़ा जाएगा, देश छोड़ना होगा। उसने विस्की का आधा गिलास खाली कर दिया। 5 दिन पड़े थे काम होने में। उत्तम पाले को पूरा यकीन था कि प्रधानमंत्री की पहली सभा में ही उन्हें शूट कर देगा। इस बात में उसे कोई समस्या नहीं दिख रही थी। उस वक्त वहां से निकल भी आएगा। अख्तर के लोग आसपास जाल फैलाए होंगे कि उसे वहां से निकाल ले, इससे पहले कि पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों के लोग उस तक पहुंच सके। पर असल खतरा तो उसके बाद है। देश की खुफिया एजेंसियां उसे कुछ घंटों में ढूंढ निकालेगी। प्राइम मिनिस्टर के हत्यारे के तौर पर वो बचने वाला नहीं। अगर बचना है तो उन चंद घंटों में उसे देश से निकल जाना होगा। उत्तम पाले ने बाकी का गिलास एक ही सांस में खाली कर दिया। उसने अपने पास मौजूद पैसे के बारे में सोचा। काफी पैसा है उसके पास। 2-2.5 करोड़ तो इसी काम का मिलेगा। पहले के कामों से भी उसने 2.5 करोड़ जमा कर रखा है। पैसा तो अख्तर या ISI वालों से और भी मिल जाएगा। उसे एक ही सुरक्षित जगह दिख रही थी, वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान में ISI की सहायता से गुमनामी की जिंदगी बिता सकता है। पाकिस्तान में वो आसानी से गुम हो सकता है, छिपा रह सकता है। अख्तर उसे पाकिस्तान पहुंचा सकता है। अख्तर उसकी बात मान लेगा, परंतु इस बारे में अब उससे बात करनी होगी ताकि मौके पर वो उसके देश से निकलने की तैयारी को तैयार रखे। उत्तम पाले इसी तरह सोचता रहा। दूसरा गिलास भी खत्म कर दिया।
फिर उसने मोबाइल निकाला कि अख्तर से इस बारे में बात करे, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। अख्तर आलम का ही फोन आ गया था। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था अख्तर। उत्तम पाले ने फोन पर बात की। मैसी का फोन आया। अख्तर की आवाज कानों में पड़ी। उसने बताया कि तुम कैसे काम करोगे। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मेरे आगे का प्लान क्या है। तुम ही मुझे बता देते तो क्या हर्ज था। मुझे मेरे ढंग से काम करने दो। मैसी इस बात की तारीफ कर रहा था कि तुमने शूट करने के लिए बढ़िया जगह चुनी। कैसे हासिल की वो जगह? वहां मुंबई का एक परिवार रहता था, एक कमरा 6 लोग। मैंने उन्हें 2 कमरों में शिफ्ट करा दिया और वो जगह उनसे किराए पर ले ली। साथ में 5 लाख रुपया दिया। इस काम में मेरे 8 दिन लगे। मैसी कहता है कि वहां से मंच तक का सीधा निशाना लिया जा सकता है। मेरे काम के लिए वो जगह मौके की है। तो तुम आज से 5वें दिन प्राइम मिनिस्टर को शूट कर दोगे? अख्तर आलम ने उधर से कहा। लगता तो ऐसा ही है। उत्तम पाले तीसरा गिलास तैयार करते बोला। शूट करने के बाद मेरे पास वक्त कम होगा। मुझे वहां से निकलना होगा। तब तुम्हारे आदमियों को मुझे वहां से निकालने में तेजी दिखानी होगी। इस बात की फिक्र ही मत करो। मैसी मुझसे एक औरत की मांग कर रहा था जिसके साथ उस फ्लैट में रह सके, परिवार के तौर पर। उधर से अख्तर ने कहा, मैंने औरत का इंतजाम कर दिया है। भरोसे की है वो हम में से ही एक है। ठीक है, कल से मैं अपना सामान ले जाना शुरू कर दूंगा। वहां मेरा वक्त भी बीतेगा। मेरी तैयारी 2-3 दिन चलेगी। अब मेरे पास वक्त कम रह गया है। अपने लोगों से मेरी योजना का जिक्र मत करना। उस दिन ऐन मौके पर सिर्फ 1 घंटा पहले अपने उन लोगों को सारी योजना बताओगे जिन्होंने मुझे वहां से निकालना है। मैं ऐसा ही करूंगा। मुझे खुशी है कि तुम सफल होने जा रहे हो। तुमसे खास बात करनी है, सोचता हूं मिलकर करूं। उत्तम पाले बोला। कह दो, हम कम ही मिले तो बेहतर है। उधर से अख्तर आलम ने कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हत्या कितना बड़ा काम है। जानता हूं। किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर की हत्या से हड़कंप मच जाएगा। ऐसा यहां भी होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां मुझे ढूंढ निकालेंगी। ये तो मेरे साथ भी होगा। अख्तर की आवाज आई। तुम डर रहे हो क्या? मैं पुलिस के हाथ नहीं पड़ना चाहता। क्या तुम्हारा इरादा काम से हट रहा है? ऐसा सोचना भी मत। काम अपनी जगह है और अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना दूसरी बात है। तो तुम्हें अपनी चिंता है? हाँ, मुझे काम के बाद अपनी चिंता है। मैं तुम्हें सुरक्षित जगह दे दूंगा रहने को, जब तक मामला शांत नहीं होता। यह मामला ऐसा नहीं होगा कि शांत हो जाएगा। इसे शांत होने में 20-25 साल लग जाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर की हत्या का मामला होगा जो। स्पष्ट कहो, इस काम के बाद मैं कानून से बच नहीं सकूंगा। मैं इस देश में रहकर सलामत नहीं रह सकूंगा। तो इस देश से बाहर जाना चाहते हो? हाँ, तब मेरा किसी और देश में बस जाना ही। पाकिस्तान में रहोगे? जहां मैं सुरक्षित रहूं वहां रहने में मुझे कोई हर्ज नहीं। उत्तम पाले ने कहा। तो उसी रात तुम पाकिस्तान निकल जाना। मैं सारा इंतजाम तैयार रखूंगा। उधर से अख्तर बोला। वादा? अख्तर तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है पाले। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम पूरा करूंगा। मेरे ख्याल में तुम्हें भी मेरे साथ पाकिस्तान चल देना चाहिए। तुम भी फंस सकते हो। मैंने अभी अपने बारे में सोचा नहीं। खतरा हुआ तो मैं कुछ दिन बाद पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा। जैसा तुम ठीक समझो। उत्तम पाले ने घुट भरा। कोई और समस्या हो तो मुझे फोन करना पाले। उधर से अख्तर ने कहा और फोन बंद कर दिया। जगमोहन रात के 11 बजे बंगले पर पहुंचा तो देवराज चौहान को नींद में पाया। अगले दिन सोया उठा तो देवराज चौहान से मुलाकात हुई। वो बाहर जाने को तैयार था। कहाँ जा रहे हो? जगमोहन ने पूछा। उसी मकान पर नजर रखने जहां कल उत्तम पाले एक आदमी के साथ गया था। देवराज चौहान बोला। उत्तम पाले कहाँ है? वो परेल की अपनी चाल में टिका हुआ है। रात 10 बजे तक वो बाहर नहीं निकला तो मैं आ गया। अभी फिर वहीं जाऊंगा उस पर नजर रखने। परंतु हमें उत्तम पाले को पकड़ लेना चाहिए। इस तरह आज का दिन रुको, कुछ फैसला करते हैं। आज मैं गांधी मैदान के उस मकान पर नजर रखना चाहता हूँ कि वहां क्या चल रहा है। तुम आज फिर उत्तम पाले को नजरों में लो। शायद वो अख्तर से मिले। तुम्हारी नजरों में इस वक्त अख्तर महत्वपूर्ण है या उत्तम पाले? जगमोहन ने पूछा। उत्तम पाले को तो ऐन मौके पर उस मकान से भी पकड़ा जा सकता है जहां से वो प्रधानमंत्री को शूट करने की सोच रहा है। परंतु महत्वपूर्ण अख्तर है। अख्तर जैसे लोग ही उत्तम पाले जैसे लोगों को पैदा करते हैं। अख्तर जैसे लोग नहीं होंगे तो उत्तम पाले जैसे लोग भी पैदा नहीं होंगे। अख्तर खत्म तो उत्तम पाले जैसे लोग बिना सहारे के कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, जगमोहन ने सिर हिलाया। तुम्हारी बात भी ठीक है। देवराज चौहान गांधी मैदान पहुंचा। कार एक तरफ पार्क कर दी। मैदान में मंच काफी हद तक तैयार हो चुका था। मंच इतना बड़ा था कि 60-70 लोग उस पर आ सके। मैदान को भी तैयार किया जा रहा था। लोग आ जा रहे थे। देवराज चौहान ने कुछ दूर मौजूद उसी मकान की 5वीं मंजिल को देखा। बालकनी खाली थी। बालकनी का दरवाजा भी बंद था। सुबह के 10 बज रहे थे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और वहीं खड़ा रहा। 10 मिनट बीत गए। सिगरेट समाप्त हो गई। एकाएक देवराज चौहान आगे बढ़ने लगा।
उसने उस मकान की 5वीं मंजिल पर जाने का फैसला कर लिया था, ये देखने के लिए कि वहां भीतर कोई है या दरवाजे पर ताला लटक रहा है। 10 मिनट बाद 5वीं मंजिल के उस कमरे तक पहुंचा। दरवाजे पर ताला लटक रहा था। देवराज चौहान वापस पलटा और सीढ़ियां उतरता नीचे आ गया। वहां से दूर ऐसी जगह पर जा खड़ा हुआ जहां से 5वीं मंजिल के उस कमरे की बालकनी स्पष्ट दिख रही थी। देवराज चौहान नहीं जानता था कि आज वहां कोई आएगा या नहीं, परंतु वो वहां पर नजर रखना चाहता था। वो जानता था कि दिन में 2-3 बार उसे 5वीं मंजिल का चक्कर लगाना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि कमरे में कोई है या ताला लटक रहा है, जबकि उसका बार बार वहां जाना ठीक नहीं था। सीढ़ियों से चढ़ते उतरते वक्त उसका सामना उत्तम पाले से भी हो सकता था, पर इतना खतरा उठाना जरूरी था। वैसे उसे यकीन था कि अगर उत्तम पाले वहां आता है तो मैदान की तरफ दिखने वाली बालकनी का दरवाजा खोलेगा जरूर वो। दोपहर 2 बजे देवराज चौहान चौंका। उसकी नजर पड़ी तो बालकनी के उस दरवाजे को खुला पाया, जबकि 5 मिनट पहले जब देखा था तो दरवाजा बंद था। देवराज चौहान ने उसी पल फोन निकाला और जगमोहन को फोन किया। हेलो, जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। उत्तम पाले की निगरानी पर हो? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ। कहाँ है वो? पटेल की उसी चाल के कमरे में। क्यों, तुम्हें यकीन है कि वो चाल के कमरे में है? उसे देखा है तुमने? हाँ, घंटा भर पहले वो बाहर निकला और पास के रेस्टोरेंट से खा पीकर अभी लौटा है। पर हुआ क्या? उसी 5वीं मंजिल वाले कमरे का दरवाजा अभी अभी खुला है। मैंने सोचा कहीं वहां उत्तम पाले ना आया हो। वो इधर है, वहां कोई और होगा। देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया और उस रास्ते पर बढ़ गया जहां से ऊपर जाने की सीढ़ियां थी। 5 मिनट लगे वहां पहुंचने में, लेकिन वहां टेम्पू खड़ा देखकर वहीं का वहीं रुक गया। टेम्पू की लेबर, टेम्पू से फोल्डिंग बेड, दो सूटकेस, टेबल कुर्सी, गैस सिलेंडर, चूल्हा वगैरह सामान उतार रहे थे और पास में वो आदमी मैसी खड़ा था जो कल उत्तम पाले के साथ आया था। वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था। देवराज चौहान वापस पलटा और धीरे धीरे चलता पुनः ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां से 5वीं मंजिल की बालकनी को देख सके। तभी उसे बालकनी में किसी औरत की झलक मिली। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। तो यहाँ पर पूरी गृहस्थी बसाई जा रही है ताकि किसी को आने जाने का शक ना हो। स्पष्ट था कि उत्तम पाले ने यहाँ अक्सर आते जाते रहना था। सारे इंतजाम उसी के कहने पर हो रहे थे। देवराज चौहान ने जगमोहन को फोन किया। कहाँ हो तुम? देवराज चौहान ने पूछा। वहीं पर। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वहां क्या हुआ? कल जो उत्तम पाले के साथ यहाँ आया था वो आज एक औरत और कुछ सामान के साथ टेम्पो में पहुंचा है, ताकि देखने वाले यही समझे कि नया परिवार यहाँ बसने आया है और इसी आड़ में उत्तम पाले वहां आता जाता रहे और प्राइम मिनिस्टर के भाषण के दिन आराम से प्राइम मिनिस्टर साहब को शूट करके तब खिसक सके। यह तो उत्तम पाले ऐसा सोचता है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। जगमोहन की दृढ़ता भरी आवाज कानों में पड़ी। अब हमें आगे के बारे में सोचना है कि हमें क्या कदम उठाना चाहिए। परेल की उस चाल के सामने चौड़ी गली में कारें दीवार के साथ साथ पार्क की हुई थी। उन्हीं में से एक कार जगमोहन की थी और पीछे की सीट पर जगमोहन बैठा था। वहां से चाल की पहली मंजिल पर उस कमरे का दरवाजा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ऐसे में जगमोहन आसानी से उत्तम पाले के कमरे पर नजर रख रहा था। वहां से अगर उत्तम पाले कार की तरफ देखता तो कार को भीतर तक ठीक से देख समझ नहीं सकता था। देवराज चौहान को जगमोहन कार की स्थिति समझा चुका था। ऐसे में देवराज चौहान आसानी से जगमोहन की कार तक पहुंचा और दरवाजा खोलकर जगमोहन के पास भीतर आ बैठा। फिर दरवाजा बंद करते बोला, उत्तम पाले का कमरा कौन सा है? वो वाला। जगमोहन ने हाथ के इशारे से पहली मंजिल के एक दरवाजे की तरफ इशारा किया जो थोड़ा सा खुला है। देवराज चौहान ने उधर नजर मारी। गली में लोग आ जा रहे थे। आज उत्तम पाले कहीं गया नहीं? देवराज चौहान ने पूछा। सिर्फ लंच करने गया। उससे मिलने आया भी कोई नहीं? नहीं, जगमोहन बोला। अब तुमने क्या सोचा? सारा मामला हमारी समझ में आ चुका है कि कब क्या होने वाला है। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव थे। उत्तम पाले प्रधानमंत्री को शूट करेगा। इसमें 4 दिन बचे हैं। हमें फैसला कर लेना चाहिए कि अख्तर आलम हमारी नजरों से दूर है। अख्तर के चक्कर में हम उत्तम पाले को छूट नहीं दे सकते, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। संभव है अगले 4 दिनों में उत्तम पाले अख्तर से मिले और वो भी पकड़ में। मैं चाहता हूं इस बारे में तुम फौरन एक्शन लो। कैसा एक्शन? उत्तम पाले को शूट कर दो, तब अख्तर फौरन किसी शूटर का इंतजाम नहीं कर सकेगा और ये काम बीच में रह जाएगा। इस बात को भूल जाओ कि अख्तर के पास और शूटरों का इंतजाम नहीं होगा। देवराज चौहान ने कहा, ऐसे लोग एक के भरोसे नहीं रहते। उसके पास उत्तम पाले जैसे और भी शूटर होंगे। वो पूरी कोशिश करेगा कि यह काम पूरा हो जाए। पर मैं उत्तम पाले को और छूट नहीं देना चाहता। वो हमारी नजरों से दूर भी हो सकता है। मत भूलो कि उत्तम पाले पहले भी हमारी नजरों से 2 बार दूर हुआ, लेकिन इत्तेफाक रहा कि हमने उसे पुनः पा लिया। हर बार तो ऐसा होगा नहीं। देवराज चौहान के चेहरे पर सोचे उभरी रही। तो तुम चाहते हो मैं कुछ करूं? हाँ, लेकिन तुम्हारी बात मानकर उत्तम पाले को शूट कर देना नुकसान का सौदा होगा, देवराज बोला। वो कैसे?
उत्तम पाले को अगर जिंदा पकड़ा जाए तो अख्तर के बारे में उसका मुंह खुलवाया जा सकता है। वो अख्तर के करीब है और ऐसी कई बातें जानता हो सकता है जो दूसरे लोग जानते भी नहीं होंगे। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि उत्तम पाले अख्तर के बारे में काफी कुछ जानता होगा। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा, पर उत्तम पाले को पकड़ने का काम लंबा हो जाएगा। वो हमें जो जानकारी देगा उसका फायदा हम नहीं उठा सकते। ये मामला, उसका फायदा इंस्पेक्टर सूरीराम मार्कंडे उठाएगा। मार्कंडे, उत्तम पाले को हम नहीं, मार्कंडे पकड़ेगा। मार्कंडे ही उसका मुंह खुलवाएगा। पाले से जानकारी हासिल करके अपने लेवल पर ही वो कार्रवाई करेगा। हाथों हाथ वो शेख को भी पकड़ेगा। वो उसे भी पकड़ेगा जो गांधी मैदान के पास के मकान की 5वीं मंजिल के कमरे में आज शिफ्ट हुआ है। मार्कंडे काबिल पुलिस वाला है, वो अपना काम करना जानता है, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन कुछ पल चुप रहा। इस मामले को पुलिस के हवाले कर देना ही बेहतर है। अगर ये लोग किसी तरह प्रधानमंत्री की हत्या करने में सफल रहे तो बात बहुत बढ़ जाएगी। संभव है कि हम भी लपेटे में आ जाए, क्योंकि उत्तम पाले और अख्तर के पीछे हम ही हैं। मैं ही मार्कंडे से मिला था इस मामले को लेकर। हालात बदलते देर नहीं लगती। पर हम तो मार्कंडे को बता रहे हैं कि ये सब होने से रोको। जगमोहन बोला, तुम ठीक कहते हो, ये बात वानखेड़े को भी मालूम है, पर हवा का रुख बदलते देर नहीं लगती। ये पुलिस वाले हैं, इनकी ना तो दोस्ती अच्छी ना ही दुश्मनी। इनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। अब इस मामले में इंस्पेक्टर सूरीराम मार्कंडे को लिया है तो उसे एकाएक छोड़ भी नहीं सकते। बेहतर यही है कि उत्तम पाले की, शेख की और गांधी मैदान वाले एक कमरे वाले मकान की खबर देकर हम एक तरफ हट जाएं। देवराज चौहान गंभीर था। सोच लो, मुझे तो सिर्फ यही एक रास्ता नजर आता है। मार्कंडे आगे के हालातों को संभाल लेगा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। पर एक बात को लेकर मैं अभी तक उलझन में हूं। क्या बोलेरो में जीपीएस सिस्टम स्टीयरिंग के नीचे लगा है? यह बात अख्तर के आदमियों को कैसे मालूम हुई? जीपीएस की डिवाइस कार में कहीं भी लगाई जा सकती है, फिर उन लोगों को कैसे पता चला कि कहीं तुम इस बात को लेकर मार्कंडे पर शक तो नहीं कर रहे? मार्कंडे को यह बात हमने ही बताई थी कि जीपीएस की ट्रैकिंग डिवाइस स्टीयरिंग के नीचे कवर के भीतर लगी है, लेकिन मैं इंस्पेक्टर मार्कंडे पर शक नहीं कर रहा। इस बात को लेकर मार्कंडे तो मेरे दिमाग में भी नहीं है, पर मेरा सवाल अपनी जगह पर। क्या यह संभव नहीं कि उन्होंने दादर की एसेसरी शॉप से पूछताछ की हो बोलेरो में? कहते कहते देवराज चौहान ने सिर को झटका दिया। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कि ऐसा हुआ हो। उन्हें सपना तो आने से रहा कि बोलेरो में ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जा चुकी है। यह हो सकता है कि जब ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जा रही हो तब अख्तर का कोई आदमी देख रहा हो, जगमोहन बोला। देवराज चौहान ने फोन निकालते हुए कहा, इंस्पेक्टर मार्कंडे से बात करने से पहले मैं वानखेड़े से बात कर लेता हूं, उसे सारे हालात बता देता हूं, वो मेरे पर इतना तो विश्वास करता है। देवराज चौहान ने फोन पर वानखेड़े से बात की। अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? बात होते ही देवराज चौहान ने पूछा। कुछ खास सुधार नहीं हुआ, वानखेड़े की आवाज कानों में पड़ी। इलाज चल रहा है, डॉक्टर पूरा ध्यान रख रहे हैं। मार्कंडे का भी फोन नहीं आया मुझे। उस मामले का क्या हुआ? मैं इधर बहुत व्यस्त हूँ। देवराज चौहान ने सारी बातें बताई, ताजा हालात बताए। इसमें 10 मिनट का वक्त लगा। पूरी बात सुनने के बाद उधर से वानखेड़े ने कहा, वक्त क्यों खराब कर रहे हो? तुम्हें फौरन इंस्पेक्टर मार्कंडे को सब कुछ बता देना चाहिए, वो सब संभाल लेगा। मार्कंडे हरकत में आया तो अख्तर हाथ नहीं लगेगा, देवराज चौहान ने कहा। अख्तर को ढूंढना मार्कंडे का काम होगा। अभी जितना मामला रुकता है वो रुके, ये प्राइम मिनिस्टर की जान का सवाल है। वानखेड़े, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, प्राइम मिनिस्टर ने मुंबई में 4 जगह भाषण देना है। अगर हम एक जगह हादसा होने से रोक लेते हैं तो बाकी 3 जगह बाकी होगी। अख्तर किसी और शूटर का इंतजाम कर लेगा उत्तम पाले के पकड़े जाने पर। इस बारे में तुम मत सोचो। मार्कंडे क्राइम ब्रांच का सीनियर इंस्पेक्टर है, उसे मालूम है कि इस केस पर कैसे काम करना है। वो देश की दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को भी खबर दे देगा। तुम मतलब कि बाद में मुझ पर या जगमोहन पर तो कोई बात नहीं आएगी ना? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि हो तो तुम, मार्कंडे भी पुलिस वाले और मैं डकैती करने वाला। ऐसे में तुम इस मामले में पुलिस की सहायता ही कर रहे। मुझे इनाम नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारी बात समझ ली है, अब मैं मार्कंडे से बात करूंगा। देवराज चौहान ने इंस्पेक्टर सूरीराम मार्कंडे को फोन लगाया। हेलो, मार्कंडे की आवाज कानों में पड़ी। मैं देवराज चौहान। ओह, तुम कहो, तुम इस मामले पर कहां तक पहुंचे? इसी पर काम कर रहा हूं अभी तक। सौराब के गले के भीतर ज्यादा कुछ नहीं है जो जाना जा सके, ये तुम पहले भी बता चुके हो। मैं खुद भी बहुत परेशान और गुस्से में हूं कि इस मामले में मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। मेरा बस चले तो। मेरे पास ऐसी जानकारी है कि उसके बाद तुम्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी, देवराज चौहान ने कहा। कसम से? मार्कंडे का सतर्क स्वर कानों में पड़ा। हाँ, मैंने वानखेड़े से बात की है। वो कहता है कि तुम्हें सब बता दूं। कहाँ मिलते हो? दोनों में मिलने की जगह तय हुई। वक्त तय हुआ 45 मिनट बाद का।
अकेले आना, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद करके जगमोहन से बोला, तुम उत्तम पाले पर नजर रखो। इस मामले को मार्कंडे के हवाले करके मैं निश्चिंत हो जाना चाहता हूँ। इसके साथ ही कार का दरवाजा खोल देवराज चौहान बाहर निकल गया। दोस्तों, एपिसोड नंबर 3 यहीं पर समाप्त करते हैं। इस बेहद तेज रफ्तार कहानी को आप सुन रहे हैं गॉगल गुरु ऑडियो बुक्स पर, और यह कहानी है मिशन प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह की शानदार कहानियां हमारी मेंबरशिप जोन पर भी उपलब्ध है, तो वहां भी हमारी मेंबरशिप लेकर आप उन कहानियों का लुत्फ उठा सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं आपसे इसके एपिसोड नंबर 4 में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।